आदमी बर्फ में चलते चलते अपनी हद तक पहुंच गया था। चाहे वह कितना भी जीना चाहता था, उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि शायद आज उसे यहीं अपनी जान देनी पड़ेगी। उसने जीने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन क्या आखिर में वह इस अकेले मरने की किस्मत से बच नहीं पाएगा? तभी बर्फ में अचानक कदमों की आवाज आई। रहस्यमयी शख्स डिंगजे ने हैरानी से कहा, यह भी काले बालों वाला है, बिल्कुल मेरे जैसा। रहस्यमयी शख्स ने धीरे से उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने खुद पर हंसा। मुझ जैसे बर्बरी के पास नाम कहां से होगा? लेकिन दूसरे शख्स का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इस इंसान खाने वाले उत्तर के इलाके में अकेले अब तक जिंदा रहना किस्मत से नहीं हो सकता। रहस्यमयी शख्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, पहले तुमने तलवार सिर्फ जिंदा रहने के लिए उठाई थी, लेकिन अब से तुम खुद फैसला करोगे कि तुम कैसे जीना चाहते हो। बिल्कुल इस टूटी हुई तलवार की तरह, जब तक आग बुझी नहीं है, यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म के पल का स्वागत करेगी। तुम भी असल में वैसे ही हो। तुम्हारे अंदर की वह हार न मानने वाली भावना मैंने साफ देख ली है। यह आग ही तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। रहस्यमयी शख्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं इस जमी हुई जमीन को छोड़कर एक देश बनाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ चलो शोइरेन, चलो हम सब मिलकर इस दुनिया को बदलते हैं। दुनिया बदलना जैसे शब्द शोइरेन के लिए आसमान के बादलों की तरह दूर थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वह रोशनी उसकी एकमात्र मुक्ति बन गई। और इस दुनिया में ऐसे एल्फ भी थे जो हजारों साल तक जी सकते थे। ऑर्क्स लोहे को इस्तेमाल करने में माहिर थे, और इन शक्तिशाली जातियों के बीच में फंसे हुए मामूली इंसान अब लगभग जिंदा नहीं रह पा रहे थे। लेकिन हमेशा किसी को खड़ा होना पड़ता है और इस सब को तोड़ना पड़ता है। एक शख्स के आने से पूरी इंसानियत की स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसने बीजिंग में अपना राज्य स्थापित किया, पहला राजा बना और अपने हाथों से इंसानियत के सबसे शानदार युग की शुरुआत की। उस वक्त सभी को लगा था कि यह अच्छे दिन हमेशा चलते रहेंगे, जब तक उस दिन सारी शान अचानक रुक गई। राजा खून के तालाब में पड़ा हुआ पूछा, मेरे सहायक, तुम क्यों रो रहे हो? श्वेरन बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मरने वाले हो। उसने उस फटे हुए झंडे की तरफ देखा और कहा, यह सब तुम जैसे लोगों की वजह से है कि इंसानियत इस दुनिया में ऐसा एक देश बना पाई। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन नायकों को तुमने बुलाया था वे सब भाग गए। यह देश रेत के ढेर जैसा है, छूते ही बिखर जाता है। वह बुनियाद जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाई थी, उन लोगों ने पल भर में अपना रंग बदल लिया। एक रात में सबने धोखा दिया। क्या इंसानियत सच में अपना खुद का देश रखने के लायक नहीं है? अगर अंजाम यही है तो हमने पहले अपनी जान दांव पर लगाकर किस लिए लड़ाई की थी? जैसे ही श्वेरन निराशा में डूब गया, राजा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, सहायक, जाओ मेरे लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढो। इन शब्दों ने श्वेरन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। राजा ने अपने आखिरी पलों में कहा, महानता का खून से कोई लेना देना नहीं है। असली राजा कौन है, यह इस पर निर्भर करता है कि वह खुद क्या हासिल कर सकता है। जाओ मेरे लिए अगला राजा ढूंढो। उस शख्स को ढूंढो जो इंसानियत को आगे ले जा सके। यह मेरी आखिरी इच्छा है। श्वेरन ने तलवार ली और इस लगभग असंभव काम को भी स्वीकार किया। इस काम को पूरा करने के लिए श्वेरन ने तलवार ली और बिना पीछे देखे चला गया। बर्फ पर सिर्फ कदमों के निशान बचे थे। कोई नहीं जानता था कि वह इस अकेली राह पर कितनी देर चलेगा, लेकिन इस पल से श्वेरन की यात्रा अधिकृत रूप से शुरू हो गई। पलक झपकते ही 8 साल ऐसे ही गुजर गए। उस उत्तराधिकारी को ढूंढने के लिए श्वेरन उन गहुलाम गांवों में घूमता रहा और सच में कुछ प्रतिभाशाली और उम्मीदवार लोगों से मिला। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इनमें से कुछ लोग मर गए, कुछ चले गए और आखिर में कोई नहीं बचा। लगता था कि इन 8 सालों की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। 8 साल की मेहनत का आखिर में सिर्फ 2 शब्दों में नतीजा निकला, धोखा। श्वेरन ने अपने हाथ में तलवार देखी। उसका दिल और ठंडा होता गया। इतनी देर तक ढूंढने के बाद क्या सच में कोई नहीं है जो उस पुराने राजा की बराबरी कर सके? उसने तो यहां तक शक करना शुरू कर दिया था कि क्या इंसानियत सच में बचने लायक नहीं थी? क्या पुनरुत्थान की किस्मत उस दिन ही पूरी तरह से खत्म हो गई थी? श्वेरन सच में बहुत थक गया था। 8 साल की खोज ने उसे थका दिया था और उसने तो यहां तक सोच लिया था कि बस छोड़ दे। हाँ, बस ऐसे ही सब बिखर जाने दो। तभी दरवाजे पर अचानक एक छोटा बच्चा चोगा पहने हुए दिखा। क्सुएवे ने श्वेरन के हाथ में भारी तलवार को घूरा और पूछा, अंकल, क्या वह आपकी तलवार है? श्वेरन ने सर उठाए बिना जवाब दिया। क्या तुम मुझे रिपोर्ट करना चाहते हो? कौन सोच सकता था कि इस मामूली से दिखने वाले बच्चे के पहले शब्द होंगे, मुझे तलवार चलाना सिखाओ। उसने श्वेरन को घूरा और कहा, तुम्हारे हाथ में तलवार है, लेकिन तुम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूं। मैं अब ऐसी बेकार जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो कृपया मुझे सिखाओ कि इस तलवार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। श्वेरन ने तुरंत हाँ नहीं की, बल्कि उसने बच्चे को एक कठोर चेतावनी दी। उसने कहा, इंसान सभी जातियों में सबसे कमजोर है। तुम जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना ही ज्यादा खो दोगे। अगर तुम थोड़ा और जीना चाहते हो तो अपने दिल की उस आग को दबाओ और उसे पूरी तरह से निगल जाओ। श्वेरन ने यह कहा और मुड़कर चला गया, लेकिन क्सुएवे बर्फ में खड़ा रहा
और उसके दिल में वह बीज और भी तेज जलने लगा। यह जगह तो बस नरक थी। इंसानों को ऑर्क्स जानवरों की तरह भगाते थे और जरा सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। एक ऑर्क ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, देखो, मैंने एक काले बालों वाले को पकड़ा। लड़का डर के मारे जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मदद की पुकार पूरी घाटी में गूंज उठी। श्वेरेन पास ही से ठंडी नजरों से देख रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे पहले सुएवे ही बेचैन हो उठेगा। वह सीधा ऑर्क के सामने दौड़ कर गया और चिल्लाया, रुको, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। ध्यान से देखो, उसके बाल गहरे भूरे हैं। वह काले बालों वाला नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और कैसी सफाई क्यों सुनेगा? उसने पलटकर उस शख्स को जोर से जमीन पर पटक दिया। एक मामूली इंसान मेरी अच्छी चीज खराब करने आ गया। अब मुश्किल सच में बढ़ गई थी। अगर शुएरेन ने अब भी हस्तक्षेप नहीं किया तो ये दोनों बच्चे आज कोई भी बच नहीं पाएगा। ऑर्क ने बुरी तरह से हंसते हुए अपनी लंबी चाबुक उठाई। लगता है तुम जिंदगी से तंग आ गए हो। उसे किसी गलतफहमी की परवाह नहीं थी। वह बस इन मामूली इंसानों को बताना चाहता था कि मालिक कौन है। शुएरेन ने भीड़ में बेबस होकर एक लंबी सांस ली। उसने बच्चे को साफ बताया था कि अपनी आंख को दबाए, लेकिन आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाया। मुझे कुत्ते की तरह जमीन पर रेंगने मत दो। लंबी चाबुक हवा में सिसकारी मारती हुई जोर से नीचे पड़ी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा सच में हिम्मत करेगा हाथ उठाने की, ठीक जब लंबी चाबुक नीचे गिरी। पल भर में जुएवे ने एक छोटा चाकू निकाला और जोर से चाबुक को काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया। ऑर्क ने अपने हाथ में टूटी चाबुक देखी और गुस्से से पागल हो गया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। जुएवे ने अपनी परवाह नहीं की। उसने जल्दी से लड़के को उठाया। चोट लगी है क्या? जल्दी करो, अपने घर वालों के पास वापस जाओ। लेकिन उसके मुड़ने से पहले ही गुस्से में भरा ऑर्क उसके पीछे से दोबारा झपट पड़ा था। अब उसके पास सच में पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। इस भारी चोट से जुएवे सीधा बर्फ में गिर गया। ऑर्क पास आते हुए भीड़ पर गुस्से से गरजा। इंसानों को एक गैर शुक्रगुजार कीड़ों का झुंड बताया। अपने साथी को मरते हुए देखकर भी एक भी डरपोक नहीं था जो आवाज उठाने की हिम्मत करता। उसकी नजरों में इंसान पैदाइशी तौर पर मामूली जिंदगी वाले थे। इस खुलेआम बेइज्जती ने माहौल को बेहद दबावपूर्ण बना दिया था। ऑर्क ने जुएवे की पीठ पर पैर रखा, घमंड से चिल्लाया, यही है तुम जैसे नीचे लोगों का अंजाम। मुझे मिट्टी में पड़े हुए सड़ते रहो। जुएवे ने दांत पीसे। उसका दिल न खुशी से भरा था। क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते की तरह जीने के लिए बना हूं? तभी एक ठंडी रोशनी चमकी। ऑर्क का बाजू जड़ से ही कट गया। खून पल भर में हर जगह फैल गया। वह दर्द से पागल हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जुएवे की निगाहें चाकू से भी ज्यादा ठंडी थीं। जैसे ही हुड हटा, सब हैरान रह गए। यह तो एक काले बालों वाली औरत थी। ऑर्क जोर से हंसने लगा, इस आत्मविश्वास से भरी बगावत को मजाकिया समझते हुए। मुझे हंसाओ मत, तुम अपनी ताकत से। जुएवे ने अपने सामने वाले राक्षस को घूरा। अगर उसे जानवर की तरह जीना पड़ा तो वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पसंद करेगा। इतने सालों का दबा हुआ गुस्सा और खामोशी आखिरकार इस पल में पूरी तरह से फट पड़ी। शुएरेन ने असल में हार मानने का इरादा कर लिया था। राजा द्वारा सौंपे गए आखिरी काम की भी उसे परवाह नहीं थी। लेकिन शुएवे के उस मौत से न डरने वाले, हार न मानने वाले रवैये को देखकर उसके दिल में जो छोटी सी आग बहुत पहले बुझ चुकी थी वह फिर से जलने लगी। शुएवे एक छोटे चीते की तरह आगे बढ़ चुकी थी। इससे ऑर्क पूरी तरह से गुस्से में आ गया। ऑर्क ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी घुमाई और जोर से गाली दी, तुम मरने वाले बेवकूफ। हालत पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। कोई भी इस लड़ाई से सही सलामत नहीं निकल पाएगा। ऑर्क ने एक गर्जना की, मर जाओ। यह कुल्हाड़ी का वार बिजली की ताकत लिए हुए साफ तौर पर शुएवे की जान लेने के लिए था। ताकत का अंतर सच में बहुत ज्यादा था। शुएवे के हाथ में छोटा चाकू ऐसी अद्भुत शक्ति को रोक नहीं सकता था। लगता था कि वह 2 टुकड़ों में कटने वाली थी। ठीक इस नाजुक पल में शुएरेन उसके सामने आ गया और जोर से इस वार को झेल लिया। शुएरेन ने शुएवे को देखा जो जमीन पर पड़ी थी लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की इतनी जान लगाकर क्यों लड़ सकती है। शुएवे ने आगे घूरा, एक एक शब्द बोलते हुए, मैं इस दुनिया को पूरी तरह से बदलना चाहती हूँ। शुएरेन पल भर के लिए चुप हो गया। उसने एक गहरी आह भरी, ऐसा है तो तुम ऐसा सोचती हो। उसने अचानक अपनी लंबी तलवार घुमाई, एक तेज हवा का झोंका उठाते हुए, तुमने मुझे सफलतापूर्वक मना लिया है। जब ऐसा है तो मैं इस बार तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगा। शुएरेन की निगाहें पूरी तरह बदल गई थीं। वह एक ऐसी पक्की नीयत थी कि एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो कभी पीछे नहीं हटना। उसने जुएवे को घूरा और धीरे से बोला, मैं तुम्हें एक सच्चा नाइट किंग बनाऊंगा। ऑर्क्स के झुंड का सामना करते हुए शुएरेन और शुएवे का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यह कोई टक्कर की लड़ाई नहीं थी, यह तो एक तरफा कत्लेआम था। सरदार ऑर्क वहीं हैरान रह गया। उसने उस खास भारी तलवार को घूरा और कांपते हुए बोला, नामुमकिन क्या वह शख्स। अब दुश्मन पूरी तरह से घबरा गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने कठोर दुश्मन से टक्कर होगी। सरदार सिपाही पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाया, जल्दी जाओ और अफसर को बुलाओ। यह शख्स एक अनुभवी और खतरनाक आदमी है। शुएरेन का उनके साथ उलझने का कोई इरादा नहीं था। उसने जुएवे को खींचा और धीरे से हुक्म दिया, होश में रहो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जुएवे हिचकिचाई, लेकिन उन आम नागरिकों का क्या?
शुएरेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब की स्थिति में इतनी चीजों की परवाह नहीं की जा सकती थी। वह ऑर्क, जिसे अफसर कहा जाता था, जलती हुई विशाल कुल्हाड़ी लिए बाहर आया। उसने शुएरेन को घूरा। उसकी आवाज में भरा था अविश्वास। इतनी देर के बाद तुम तो एक नाइट भी नहीं हो। सुएवे पूरी तरह से डर गई थी। उसने शुएरेन को चिल्लाया, अंकल भागो, हम इस शख्स का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अब की स्थिति में भागने का मौका कहाँ था। सुएवे ने सही कहा था। एक बार जब कोई और अफसर के दर्जे तक पहुंच जाता है तो उनकी लड़ने की शक्ति में एक गुणात्मक परिवर्तन आता है। उनके सामने वाला राक्षस अपनी जलती हुई विशाल कुल्हाड़ी घुमाते हुए उसकी आवाज में भरा था मजाक। इतनी देर से लड़ रहे हो और तुम डूकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें यह चाल आती ही नहीं? और अफसर बहुत निराश दिखा। उसने सोचा था कि वह किसी माहिर से मिला है, लेकिन यह तो सिर्फ दिखावे वाला शख्स निकला। शुएरेन ने अपने हाथ में तलवार कसकर पकड़ी। उसे दबाव महसूस हुए बहुत वक्त हो गया था। हाँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूं जो डोकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक टूटी तलवार, एक सहायक जो कभी नाइट नहीं बन सकता, यही शुएरेन का खुद के बारे में आकलन था। और अफसर ने साफ तौर पर अपना धैर्य खो दिया था। वह अपनी जलती हुई विशाल कुल्हाड़ी घुमाएगा और गुस्से से गरजेगा, मर जाओ इंसान। ठीक इस जिंदगी और मौत के पल में शुएरेन का ऑरा पूरी तरह बदल गया। डोऊ चीना होते हुए भी और एक आम इंसान होते हुए भी उसने कभी छुपने का नहीं सोचा था। उसकी लड़ाई की डिक्शनरी में कभी पीछे हटना जैसे शब्द नहीं थे। इस तलवार के साथ वह अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगाएगा। एक जोरदार धमाके के साथ शुएरेन ने सच में इस जानलेवा वार को सीधे झेल लिया। और अफसर पूरी तरह से पागल हो गया। वह गरजा और जोर लगाया, तुम कमबख्त इंसान। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि एक आम इंसान जो डूकी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उसकी अद्भुत शक्ति का सामना कैसे कर सकता है। शुएरेन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अपना ग्रेविटी सेंटर ठीक किया, दोनों हाथों से तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। जब तुम इतना जवाब जानना चाहते हो तो अच्छे से देखो। जिंदगी और मौत के किनारे पर घूमते हुए अनगिनत पलों में शुएरेन ने आखिरकार एक सच्चाई साफ देख ली। और अफसर के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए उसे आखिरकार एहसास हुआ कि डूची न होते हुए भी और शारीरिक क्षमताओं में जमीन आसमान का फर्क होते हुए भी तलवारबाजी में अब भी एक संभावना मौजूद थी। एक ऐसी संभावना जो सभी कमियों को पूरा कर सके और यहाँ तक कि बाजी पलट सके। इस पल उसने आखिरकार पलटवार की चाबी ढूंढ ली। शुएरेन की तलवार सच में बहुत तेज थी। इतनी तेज कि और अफसर भी रिएक्ट नहीं कर पाया और उसके चेहरे पर एक गहरा दिखने वाला खून का निशान बन गया। और अफसर का बचाव पूरी तरह से टूट गया था। वह गुस्से में अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाते हुए गरजा, तुम कमबख्त इंसान कचरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। एक आम इंसान द्वारा बेइज्जती का यह गुस्सा उसे पूरी तरह से पागल कर गया, लेकिन शुएरेन के लिए यही वह जानलेवा कमजोरी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। और अफसर की विशाल कुल्हाड़ी अपनी जलती हुई आग के साथ सर पर आ गिरी। उस पर यह भयानक शक्ति किसी भी आम इंसान को पल भर में कुचल सकती थी, लेकिन शुएरेन इस पल डरावनी हद तक शांत था। उसने धीरे से कहा, तो चलो तुम्हें दिखाता हूं। जैसे ही उसने अपने पैरों से जोर लगाया, जमीन पल भर में फट गई। नॉर्दर्न सोर्ड्समैनशिप, पहला रूप। असली पलटवार अब शुरू होता है। यही नॉर्दर्न सोर्ड्समैनशिप की शुरुआत है और उसका सबसे अहम राज भी। ये चाल गिरते हुए बर्फ जैसी तेज थी और पलक जैसी ठंडी। उसके पास कोई अतिरिक्त हरकत नहीं थी, सिर्फ बेहतरीन तेजी और बेहतरीन ठंडक। जब यह खामोश मौत आई तो दुश्मन को दर्द भी महसूस नहीं हुआ। शुएरेन का साया पहले ही जलती हुई आग से गुजर चुका था। यह चाल सच में बहुत खतरनाक थी। और की विशाल कुल्हाड़ी लगभग उसके सर की खाल को छूती हुई निकली और उससे उठी आग की लहर ने पल भर में निगल लिया जमीन को। लेकिन शुएरेन इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी बॉडी को हद तक नीचे किया, एक भूरी बिजली की तरह, और सीधा कुल्हाड़ी के ब्लेड के नीचे वाले अंधे स्पॉट में घुस गया। यह तलवार एक असली रेड स्टार, जो और अफसर अभी तक घमंडी था, उसकी छाती पर पल भर में खून का फुहारा फट गया। हालत पूरी तरह से पलट गई थी। अभी खत्म नहीं हुआ था। पिछला तलवार का वार सिर्फ उसके बचाव को तोड़ने के लिए था। शुएरेन का दुश्मन को सांस लेने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। उसने दोनों हाथों से तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और उसके शरीर की पूरी शक्ति इस पल में फट पड़ी। और अफसर अभी चीख भी नहीं पाया था। तलवार उसके जबड़े से सीधा उसके सर में घुस चुकी थी। अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते थे। यह लड़ाई यहीं खत्म हुई। गिरे हुए विशाल जानवर को देखकर सुएवे वहीं पर हैरान रह गई। उसने कभी इतना साफ और निर्णायक जानलेवा वार नहीं देखा था। शुएरेन ने धीरे से अपनी लंबी तलवार वापस रखी। उसकी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। उसने कहा, यही नॉर्दर्न सोर्ड्समैनशिप है, वह शक्ति जिसने कभी पूरे उत्तर को झुका दिया था। वह कहानी जो इतने समय से गायब थी, आखिरकार इस पल में इस जमीन पर वापस आ गई। जमीन। सुएवे के दिमाग में अब सवालों का अंबार था। पिछला तलवार का वार न सिर्फ बेहद तेज था, बल्कि पहाड़ जैसा भारी भी था। शुएरेन ने शुएवे के पतले शरीर को देखा। इस बच्चे में बेहद ज्यादा प्रतिभा थी, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति सच में बहुत खराब थी। लेकिन उसने फिर भी एक कमाल की चीज खोज ली। ये काले बाल, ये निगाहें, ये तो बिल्कुल उस वक्त के नाइट किंग जैसी हैं।
इस चेहरे को देखकर। उसने पल भर में इस बच्चे के शरीर की कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया। जब तक वह उसे तैयार कर सकता था सब कुछ की कीमत लायक होगी। जुएवे ने पक्के इरादे से कहा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। शुइरेन ने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? जुएवे ने अपना सर हिलाया और ईमानदारी से कहा कि वह नहीं जानती। शुइरेन चुप हो गया। वह अभी बहुत मासूम थी। अगर उसे पता होता कि उसे भविष्य में कितना दर्द झेलना पड़ेगा तो पता नहीं वह अभी की तरह इतनी पक्की रह पाती या नहीं। हालांकि आखिरी बार उसे याद दिलाया कि तुम पछताओगे, पहले भी तुम्हारे जैसे अनगिनत लोग अंत में बहुत पछताए हैं। लेकिन शुएवे जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक एक शब्द करके जवाब दिया, मुझे बदलना ही होगा। इस कमजोर और नकारा खुद को बदलना होगा। इस पल उसने सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी कर ली थी। शुएवे पूरी तरह से फट पड़ा। उसने जोर जोर से इस दुनिया को कोसा। कोई भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह की बुजदिली वाली हकीकत ने उसे घिन दिलाई। सुईरन ने सुनने के बाद बस हल्का सा जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। चूंकि तुम्हारे अंदर ये जान हथेली पर रखने वाली हिम्मत है तो अब से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। सुईरन सीधे मुड़ गया और रास्ता दिखाते हुए चुएवे को जल्दी पीछे आने को कहा। चुएवे ने हैरानी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सुईरन बिना पीछे मुड़े बोला, एक लोहार को ढूंढने। चुएवे ठिठक गया, लोहार को ढूंढकर क्या करेंगे? सुईरन ने जवाब दिया, लोहार को ढूंढना तुम्हारे लिए तुम्हारी तलवार बनाने के लिए है। दूसरी तरफ का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ऑर्क्स अपने साथी की लाश को देख रहे थे। गुलामों से पूछताछ करके उन्होंने इस गांव का पता लगा लिया था। अगुवाई कर रहे ऑर्क ने फैसला किया कि जिसके पास इतनी क्षमता है वह कोई आम इंसान नहीं हो सकता, जरूर कोई छुपा हुआ पुराना सैनिक होगा। पीछा करने का आदेश जारी हो चुका था। वे हत्यारे को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहते थे। ऑर्क कैंप में हलचल मच गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक आम इंसान जिसे डूची तक नहीं आता वह उनके ऑफिसर को कैसे मार सकता है। सैनिक तुरंत रिपोर्ट करने की जिद कर रहे थे। वे हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन ऑर्क नेता ने ठंडी नजरों से दूर देखा और कहा, उत्तर की भयानक सर्दी आने वाली है। कितना भी ताकतवर ऑर्क योद्धा क्यों न हो, वह यहाँ की चरम सर्दी को नहीं झेल सकता। उसने फैसला किया कि अभी कोई कदम नहीं उठाएगा और इस सर्दी के गुजरने का इंतजार करेगा। ऑर्क नेता अपनी चाल चल रहा था। उसने खबर को दबाने का आदेश दिया और सोचा कि जब दूसरे कैंप में बदलेंगे तब चुपके से हमला करेंगे। इस तरह वह बिना किसी को पता चले उन दोनों भगोड़ों को खत्म कर सकेगा। जब वे उन्हें पकड़ लेंगे तो उन्हें ऐसी जगह दफना देंगे जहां कोई न ढूंढ सके। बर्फ और हवा ने पैरों के निशान मिटा दिए थे। सुईरेन और सुएवे को अभी नहीं पता था कि उनके पीछे की परछाइयां और गहरी होती जा रही हैं। बर्फ और पहाड़, इस तरह का बुरा मौसम, पेट भरे बिना जिंदा रहना नामुमकिन था। सुएवे के मुंह में सूखा मांस भरा था और वह उसे चबा रहा था। उसके गाल दर्द करने लगे थे। उसने धीरे से मिन्नत की, गुरुजी, मैं सच में और नहीं खा सकता। सुईरेन ने एक न सुनी। एक और टुकड़ा बढ़ाते हुए ठंडे लहजे में बोला, एक और बार खाओ। ये खाना नहीं बल्कि सजा जैसा था। लेकिन इस बंजर जमीन पर यही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। उसके अभी के हालात में अगर जबरदस्ती तलवारबाजी का अभ्यास किया तो शायद एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। शुक्र है कि सुएवे उत्तर के लोगों का वंशज था। उसकी बुनियाद कुदरती तौर पर दूसरों से मजबूत थी। बस पेट भर खाना मिल जाए तो शरीर जल्दी तैयार हो जाएगा। सुईरन रुक गया और बोला, आ गए। सुएवे ने सर उठाकर देखा। इस लंबे सफर का अंत आ गया था। इस पहाड़ी को पार करते ही दूर गांव दिखाई देने लगा। सुएवे उत्साह में चिल्ला उठा, यह पहली बार है जब मैं किसी दूसरे गांव जा रहा हूँ। वह अभी भी नएपन में खोया हुआ था। उसे लगा ये बस एक आम यात्रा है। कौन सोच सकता था कि पास खड़े सुईरेन ने बिना किसी चेतावनी के पलटकर तलवार चला दी। सुएवे डर के मारे चिल्ला उठा, गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? सुईरेन ने एक शब्द नहीं कहा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। दोनों एक के पीछे एक इस सुनसान गांव में घुसे। हर जगह टूटे हुए बाड़े थे। एक भी जिंदा इंसान का साया तक नहीं दिख रहा था। सुएवे पीछे पीछे चल रहा था। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि इस जगह कोई अनजान खतरा छुपा है। भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, कमरा खाली था। सुएवे धीरे से बड़बड़ाया, पूरे रास्ते में एक भूत तक नहीं दिखा। क्या वह लोहार सच में यहाँ रहता है? सुईरेन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अचानक बदल गईं। ये खतरा महसूस करने का संकेत था। सुएवे कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुईरेन ने उसे दरवाजे के पीछे खींच लिया और दबा कर रखा। तभी दरवाजे की दरार से तेज कदमों की आहट आई। हरे रंग की चमड़ी वाले राक्षसों का एक झुंड हाथ में तलवार लिए दरवाजे के सामने से अकड़कर गुजर रहा था। सुएवे अंधेरे में छुपा बाहर उन हरे रंग के राक्षसों को देख रहा था। क्या इस गांव को गॉब्लिन्स ने लूट लिया है? सुईरेन ने उसका मुंह बंद कर दिया, इशारा किया कि शोर न मचाए। उसकी नजरें राक्षसों के हाथ में उस अजीब तलवार पर टिकी थीं। कुछ गड़बड़ है। चाहे गांव कितना भी कमजोर हो, इतने निचले दर्जे के राक्षसों से नहीं हार सकता। और उनके हाथ में जो हथियार हैं वे सस्ते नहीं हैं। सुईरेन ने आवाज धीमी करके कहा, मैं पीछे जाकर देखता हूँ, तुम यहाँ रहो और हिलना मत। सुएवे ने नाउम्मीदी में उसे पकड़ लिया, मैं भी चलूंगा। सुईरेन बिना पीछे मुड़े ठंडा पानी डालते हुए बोला, तुम तलवार चलाना तक नहीं जानते। मेरे साथ आओगे तो बस बोझ बनोगे। सुएवे को वहां खड़ा देख सुईरेन का लहजा थोड़ा नरम हुआ। तुम्हारी तलवार बन जाए फिर मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। उसने एक छोटी तलवार दी, यहाँ चुपचाप बैठे रहो। सुएवे ने तलवार ली और धीरे से कहा,
मैं समझ गया। सुईरन अकेले बर्फ में घुस गया। उसने घूमते हुए राक्षसों से बचकर गांव की गहराई में एक जेल के सामने कदम रोके। लोहे की सलाखों के पीछे एक दाढ़ी वाला आदमी सर उठाया। वही होंगगैंग था जो काफी समय से गायब था। सुईरन शांत लहजे में बोला, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए, तुम यहाँ हो होंगगैंग। होंगगैंग पूरी तरह ठिठक गया, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सुईरेन, तुम यहाँ कैसे? सुईरेन का फालतू बात करने का इरादा नहीं था। बिना कुछ कहे सीधे तलवार निकालकर लोहे की जंजीर पर जोर से वार किया। इस जगह एक सेकंड भी रुकना नहीं था। सुईरेन ने इशारा किया कि होंगगैंग जल्दी चले, पहले यहाँ से निकलो। होंगगैंग अचानक रुक गया। रुको, मेरी मिन्नत है, दूसरे पकड़े गए लोगों को भी बचा लो। सुईरेन ने झटके से सर घुमाया। तुम क्या कह रहे हो? उसने होंगगैंग को घूरा, लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ऐसी जगह लोगों को बचाना मौत को बुलाना है। होंगगैंग को अचानक कुछ याद आया, लहजा और तेज हो गया। रुको, मेरी पत्नी को भी उन्होंने पकड़ लिया है। ये सुनकर सुईरेन वहीं जम गया। देर बाद ही मुंह से निकला, तुम्हारी पत्नी? होंगगैंग ने भौहें सिकोड़ी और उसे घूरा। तुम्हारा ये रिएक्शन कैसा है? सुईरेन ने जल्दी नजरें हटाई और हकलाते हुए छुपाया, कुछ नहीं। होंगगैंग ने मुट्ठी कस ली, आवाज में पूरी निराशा थी। मेरी मदद करो, मैंने खुद उनसे लड़ने की कोशिश की, नतीजा तुमने देख लिया। इस गांव में अब कोई हथियार उठाने लायक नहीं बचा। सुईरेन खामोश था, कुछ नहीं बोला। वह इसके पीछे के खतरे को तोल रहा था। उसने एक हैरान करने वाली बात कही, उन गॉब्लिन्स के हथियार का मटेरियल मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई आम हमला नहीं है, इन राक्षसों के पीछे जरूर कोई बड़ी शक्ति है। क्या तुम जानते हो कि सामने वाले की असलियत जाने बिना ऐसी मांग करना कितना खतरनाक है? होंगगैंग सर झुकाए खामोश रहा। तभी जब उसे लगा कि मना कर दिया जाएगा, सुईरेन ने एक लंबी सांस ली। लेकिन हमने पहले साथ में जान की बाजी लगाई है, इसलिए मैं मदद करूंगा। सुईरेन ने झटके से तलवार निकाली। चलो, लोगों को बचाते हैं। सुईरेन एक परछाई बनकर दुश्मन की फौज में घुस गया। तलवार चली और पल भर में सारी बेड़ियां काट दी। उसने डरे हुए लोगों पर चिल्लाया, सब जल्दी बाहर भागो, तेजी दिखाओ। मौत से बचे गांव वाले शुक्रिया अदा करते हुए भागने लगे। सामने इतनी बड़ी भीड़ देख सुईरेन का दिल बैठ गया। ये संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। अब लड़ने लायक सिर्फ वही एक था। इतने सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना अब बड़ी मुसीबत थी। सुईरेन ने होंगगैंग की पीठ पर बंधी महिला को देखा। ये तुम्हारी पत्नी है? होंगगैंग ने सर हिलाया। आखिरकार लोग मिल गए, लेकिन अभी जश्न का समय नहीं था। एक बार दुश्मन को जेल खाली मिल गई तो खतरनाक पीछा शुरू हो जाएगा। सुईरेन ने उन कमजोर लोगों को देखा और गंभीर होकर होंगगैंग को चेताया, हमें इन्हें जितना दूर हो सके ले जाना होगा। होंगगैंग ने पत्नी को पीठ पर लिए सर हिलाया। वह जानता था कि हर सेकंड मौत से रेस है। जैसे ही सब निकलने की तैयारी कर रहे थे, अंधेरे में एक चीख सुनाई दी, गॉब्लिन्स! इन राक्षसों को पता चल गया कि जेल खाली है। वे झुंड में वापस आ रहे थे। सुईरेन ने झटके से पीछे देखा। आंखों में एक शक्ति थी। जो होना था वह हो गया। जल्दी भागो, पीछे मत देखना। सुईरेन अकेला रास्ते में खड़ा हो गया, समुंदर की तरह आते हुए। राक्षसों के सामने उसके हाथ की भारी तलवार एक ठंडी रोशनी बन गई। रोशनी ने पल भर में सबसे आगे आने वाले राक्षसों को दो टुकड़ों में काट दिया। होंगगैंग पत्नी को लिए तेजी से भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो चिल्ला उठा, सुईरेन, तुम्हारी एक क्षमता पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। सुईरेन बिना पीछे मुड़े दहाड़ा, बकवास बंद करो, जल्दी लोगों को ले जाओ। चीखें और लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं। सुईरेन तलवार चला रहा था, लेकिन राक्षस इतने ज्यादा थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। गॉब्लिन्स आ गए, जल्दी भागो। लोगों को एक एक करके गिरते देख सुईरेन को पता था कि ऐसे चला तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। होंगगैंग हथियार चलाते हुए चिल्ला उठा, मैं पीछे रुकता हूँ। सुईरेन ने बिना फालतू बात किए बस इतना कहा, थोड़ी देर संभालो और फिर जल्दी निकल जाओ। गड़बड़ हो गई। होंगगैंग का पैर फिसला और वह गॉब्लिन के नीचे गिर गया। लग रहा था कि लकड़ी का डंडा अब सर पर गिरेगा। सुईरेन झटके से मुड़कर वापस आया, तलवार चलाते हुए दहाड़ा, क्या मैंने नहीं कहा था कि खतरा देखते ही भाग जाना? तुम्हें मरने के लिए रुकना ही था, किसी की बात नहीं सुनते। सुईरेन मुंह से बुरा भला कह रहा था, लेकिन उसकी भारी तलवार पहले ही राक्षसों पर टूट पड़ी। देर हो जाएगी। सुईरेन ने दूरी देखी, दिल में बहुत बेचैनी थी। जैसे ही गॉब्लिन ने वार करने की कोशिश की, सुएवेई एक परछाई बनकर जबरदस्ती वहां पहुंच गया। उसने घबराते हुए पूछा, गुरुजी, आप ठीक तो हैं? सुएवेई के इस वार ने खतरा टाल दिया। सुईरेन ने गुस्से में कहा, क्या मैंने नहीं कहा था वहां रुकने को? यहां कैसे आ गए? बात खत्म होते ही खतरा सामने था। सुएवेई चिल्ला उठा, पीछे देखिए। राक्षस कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक ठंडी रोशनी गिर चुकी थी। सुईरेन बिना पीछे मुड़े बोला, होंगगैंग, इस बच्चे को ले जाओ और जल्दी निकलो। होंगगैंग हैरान था। सुएवेई को घूर कर पूछा, ये कैसा बच्चा है? कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं? सुईरेन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आप उम्मीदवार हैं। देखा कि आसपास सफाया हो गया है, असली मुसीबत शायद अभी बाकी थी। सुईरेन अकेले दुश्मन की फौज की तरफ दौड़ा, पीछे मुड़े बिना बोला, बाकी मुझ पर छोड़ दो, तुम बचे हुए राक्षसों को संभालो। होंगगैंग का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे हाँ कहना पड़ा। उसने सुएवेई को देखा, हर तरह से उसे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या ये कमजोर सी लड़की सच में वह लेजेंडरी कैंडिडेट है? होंगगैंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। सुईरेन से बोला,
तुम्हारी वजह से हम इतने लोगों को बचा पाए। सुईरेन ने कैंप को देखा और शांति से जवाब दिया, इतने लोगों को निकालना नतीजा उतना बुरा नहीं है। लेकिन जब उसने मुड़कर जख्मी लोगों और रोते हुए बच्चों को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। जान तो बच गई, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। लगता है ये दर्द कभी नहीं भूलेगा। होंगगैंग ने जाते हुए सुईरेन को रोका, तुम जरा यहाँ आओ। सुईरेन के हाथ में वह भारी तलवार थी, उसका ब्लेड पूरी तरह टूटे हुए निशानों से भरा था। होंगगैंग ने अफसोस जताया, इस तलवार ने बहुत लड़ाइयां देखी हैं। अगर इसका नाम किंग्स सोर्ड न होता तो ये कब की टुकड़े टुकड़े हो गई होती। होंगगैंग ने उस आग की तरह निशानों वाली तलवार को देखकर सुझाव दिया कि इसे पहले रख दो। सुईरेन ने सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। कैंप में रोने की आवाजें सुनकर सुएवे मदद के लिए आगे बढ़ा। ऐसे समय में कोई भी खामोश नहीं बैठ सकता। होंगगैंग ने सुएवे को देखा और धीरे से पूछा, क्या इस बार का कैंडिडेट यही बच्चा है? सुईरेन कुछ देर खामोश रहा, गंभीर लहजे में जवाब दिया, हाँ, और शायद ये आखिरी है। होंगगैंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये बच्चा इतना कमजोर दिखता है, तुमने इसमें क्या देखा? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये किसी जैसा दिखता है? सुईरेन रुक गया, लहजा शांत लेकिन मजबूत था। मैंने इसकी हिम्मत और हौसला देखा है। होंगगैंग हैरान था, बस इसके लिए? सुईरेन ने दूर देखते हुए कहा, ये उम्मीदवार में सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी हिम्मत सबसे ज्यादा है। चूंकि मैं इसे ले आया हूं, तो कुछ समय मैं इसे खुद तलवारबाजी सिखाऊंगा। सुईरेन ने उस लड़की की तरफ इशारा किया। होंगगैंग से उसके लिए एक अच्छी तलवार बनाने को कहा। बदले में उसे बस रहने की जगह चाहिए थी। सुईरेन ने फैसला किया कि जख्म भरने तक वह आसपास के राक्षसों को साफ करेगा और खाना ढूंढेगा। होंगगैंग ने सुनकर सांस ली। अगर तुमने इसे चुना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जाते हुए होंगगैंग ने याद दिलाया, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हैं, ज्यादा मेहनत मत करना। सुईरेन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, चुएवे भागते हुए आया। गुरुजी, आप यहाँ हैं। सुईरेन ने कुछ नहीं कहा, सीधे हाथ में ली चीज बढ़ा दी, इसे लो। सुईरेन ने चुएवे को एक स्टील की तलवार दी। ये तुम्हारा अभ्यास का औजार है, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। दोनों पहाड़ में घुसे। सुईरेन चलते हुए समझाता रहा, सर्दी की शुरुआत में बर्फ पर निशान जल्दी दिखते हैं। जब तक बर्फ पड़ रही है, तुम्हारे पैरों के निशान ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अचानक रुक गया और एक अजीब सवाल पूछा, दुश्मन पर हमला करते वक्त मुंह में बर्फ का गोला क्यों रखते हैं? सुएवे ठिठक गया, सोचते हुए जवाब दिया, क्या मुंह से निकलने वाली भाप को छुपाने के लिए? सुईरेन ने सर हिलाया, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, खुद दिमाग लगाकर जवाब ढूंढना, यही सबसे जरूरी है। सुएवे को देखकर सुईरेन ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी, सर पर हाथ रखा। इस मामले में तुमने अच्छा किया। सुएवे को यकीन नहीं हुआ, वह वहीं जम गया। ये पहली बार था जब गुरुजी ने तारीफ की थी। सुईरेन ने हाथ हटाया और उसे बर्फ के मैदान में आगे ले गया। दूर कैंप धुंधला सा दिख रहा था। सुईरेन रुक गया, लहजा बहुत गंभीर हो गया। तुमने कहा था कि तुम दुनिया बदलना चाहते हो, तो तुम्हें इस दुनिया का राजा बनना होगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। अनगिनत लोग बीच में ही मर गए। अगर तुम अभी पीछे हटना चाहते हो तो ये तुम्हारे भागने का आखिरी मौका है। चुएवे ने तलवार की मुट्ठी कस ली, आवाज में थोड़ी झिझक थी। दुनिया इतनी बड़ी है, क्या मुझ जैसे लोग सच में कर सकते हैं? सुईरेन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, महत्वाकांक्षा होना शर्म की बात नहीं है। जैसे ये हवा, अगर ये लगातार चलती रहे तो एक दिन ये तूफान बन सकती है। छोटा पौधा एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अंत सबको हैरान कर देगा। सुईरेन ने सुएवे को देखा। उसे यकीन था कि वह भविष्य में कोई आम इंसान नहीं होगा। उसने झटके से तलवार निकाली, बर्फ में एक चमक छोड़ दी। उत्तर की तलवारबाजी में कुल 20 टेक्निक्स हैं, याद रखना। ये तलवारबाजी हल्की और तेज है, असली हमले इन बदलते हुए दांव पेंचों में छुपे हैं। सुईरेन बर्फ में तेजी से घूम रहा था। हर वार का निशाना बहुत सटीक था। बचाव और हमला, ये आम दिखने वाली हरकतें उसके हाथ में अटूट हो गई थीं। उत्तर की तलवारबाजी का राजा बल सटीकता में है। सिर्फ जब तुम टेक्निक्स को हद तक ले जाओगे, तभी मौत के पल में किसी की जान ले पाओगे। ये तलवारबाजी न सिर्फ दुश्मन को चीर सकती है, बल्कि पेड़ों को भी पल भर में काट सकती है। सुईरेन के लहजे में एक गुरु का गर्व था। याद रखना, दुनिया में कोई नियम बदलता नहीं है। टेक्निक्स मुर्दा होती है, इंसान जिंदा होता है। असली तलवारबाजी का कोई अंत नहीं होता। आखिरी टेक्निक के साथ सुईरेन ने तलवार अंदर की। वह भयानक ऊर्जा पल भर में गायब हो गई। उसने मुड़कर सुएवे को देखा जो वहीं खड़ा था। जो देना था वह मैंने दे दिया, अब आगे का तुम्हें खुद देखना है। जुएवे ने तलवार को गले लगाया और मजबूत लहजे में चिल्लाकर कहा, शीफू, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इसी पल दोनों की किस्मत पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गई। अब कोई पीछे नहीं मुड़ सकता था। हालांकि उसे शिष्य बनाना शुरू में सिर्फ राजा से किए गए वादे को पूरा करने के लिए था, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत एक खतरनाक और कठिन सफर का प्रस्तावना बनने वाली थी। उनके आगे अब सिर्फ खून और पसीना था। इतिहास में दर्ज होने लायक एक लंबा सफर शुरू हो चुका था। सुईरेन आगे चलते हुए बिना पीछे मुड़े बोला, तुम आज आम दिनों से ज्यादा उत्साहित लग रही हो। चुएवे ने अपनी गोद में रखी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में छुपी हुई खुशी साफ दिख रही थी। सुईरेन ने नियम तय कर दिया था, अब से हर रोज सुबह होने से पहले वह यहाँ विशेष प्रशिक्षण के लिए समय पर आ जाएगा। आखिर में वह क्या बनेगी, यह पूरी तरह जुएवे की मेहनत पर निर्भर था। जुएवे ने जोर से सर हिलाया,
उसने कसम खाई कि वह अपने शीफू को कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन इसी सुकून भरे पल में दूर से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। आसमान में कौवे उड़ने लगे। सुईरेन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। यह आवाज सही नहीं है, कुछ बुरा हुआ है। सुईरेन ने धीरे से सुएवे को रोका। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और कहा, आवाज मत करना, मेरे पीछे रहो। दोनों ने धीरे कदमों से उस खामोश खंडहर को पार किया, लेकिन जैसे ही धुंध हटी, सामने का दृश्य देखकर सुएवे वहीं जम गई। जमीन पर हर तरफ लाशें पड़ी थी। खून से पूरी बर्फ लाल हो गई थी। यहाँ अभी एक निर्मम हत्याकांड हुआ था। सुईरेन ने सामने के खंडहर को देखकर कहा, यह फिर वही किसानों की बस्तियां हैं। हर जगह हमले के निशान हैं। साफ है कि इन लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तभी एक तीखी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। सुएवे अभी संभल भी नहीं पाई थी कि सामने का नजारा देखकर वह दंग रह गई। यह जगह गॉब्लिन से भरी हुई थी। वे गए नहीं थे। असली खतरा अभी सामने था। सुईरेन को लगा था कि पहले वाली गॉब्लिन सेना ही सब कुछ थी, पर कौन सोच सकता था कि यहाँ इतनी बड़ी फौज छुपी हुई है। इनके तौर तरीके देखकर लग रहा था कि ये इसे अपना मुख्यालय बनाना चाहते हैं। हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थे। सुईरेन ने धीरे से सुएवे से कहा, हमें पहले पीछे हटकर रणनीति बनानी होगी। यह लड़ाई शायद अभी शुरू ही हुई है। होंगगैंग ने पछतावे के साथ कहा, यह मेरी गलती है, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। सुईरेन ने दूर की सोची, अगर अभी तैयारी नहीं की तो गॉब्लिन की संख्या और बढ़ती जाएगी। होंगगैंग थोड़ा झिझका। यह सिर्फ एक छोटा सा गांव है जिसे अभी बर्बाद किया गया है। क्या इन गांव वालों से लड़ाई की उम्मीद रखना सच है? सुएवे ने एक तरफ से मजबूती से विरोध किया, हम बिल्कुल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सुईरेन ने आखिर में फैसला लिया, अभी मौत से लड़ने नहीं जाना है, बल्कि सबको संगठित करके योजना के साथ इस कठिन लड़ाई का सामना करना है। कम समय में एक नियमित नाइट ग्रुप बनाना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें जान बचाने की बुनियादी चीजें सिखाने का समय था। होंगगैंग ने सुनकर सर हिलाया, अगर ऐसा है तो सबसे जरूरी है कि स्थानीय लोगों को राजी किया जाए। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जिम्मेदारी ली। गांव के मुखिया को मनाने का काम मुझ पर छोड़ दो। यह सबसे मुश्किल काम होंगगैंग ने खुद उठा लिया। सुएवे बार बार तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी, लेकिन चाहे कितनी भी ताकत लगाए, उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुईरेन आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर याद दिलाया कि जल्दबाजी मत करो। असली तलवारबाजी हल्की चोट और भारी वार का मेल है। दांव पेच मारने के लिए होते हैं, इंसान को जीवित रहना चाहिए। सिर्फ मौके के हिसाब से बदलना ही भारी तलवार की असली ताकत है। सुएवे ने सांस रोकी और तलवार के वजन को फिर से महसूस करने लगी। सुईरेन ने गंभीर होकर बताया, उत्तर की तलवारबाजी काल्पनिक है। सिर्फ सुनने से तुम इसे पूरी जिंदगी नहीं समझ पाओगी। यह चीज सिर्फ लगातार तलवार चलाने से खुद महसूस करनी पड़ेगी। शुरू में सुएवे कुछ नहीं समझ पाई, जब तक उसने अपने शीफू को तलवार चलाते नहीं देखा। वह तलवार की हरकत गर्मी की लहर जैसी थी। हालांकि वह साफ नहीं देख पाई, पर उसने वह असलियत पकड़ ली। इस एक वार ने उसके लिए एक नई दुनिया खोल दी। यह किसी की जान लेने का हुनर था, पर सुएवे को तलवार चलाते वक्त एक अजीब सा दुख और खुशी महसूस हुई। इस ठंड और गर्मी के विरोध ने उसे शीफू द्वारा बताई गई सीमा के और करीब कर दिया। सुईरेन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तलवारबाजी सिर्फ नकल करना नहीं है, और न ही उन मरे हुए दांव पेचों को रटना है। एक बार अगर तुम इन नियम में फंस गई तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। सुएवे ने हरकत रोकी। इस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसने वह दरवाजा छू लिया हो। अभी वाला वार भले ही कच्चा था, पर सुईरेन ने साफ देख लिया था, यह उत्तर की तलवारबाजी के पहले गुरु का प्रारंभिक रूप था। यहाँ आए कुछ दिनों में सुएवे ने एक ही दिशा में अनगिनत बार भारी तलवार चलाई थी। सुईरेन को लगा था कि इस स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, पर कौन सोच सकता था कि यह छोटी लड़की इतनी जल्दी सीख जाएगी। इस प्रगति की गति देखकर यह गुरु भी हैरान था। हालांकि सुएवे के दांव पेच देखकर लगा कि उसका बचाव अब सही हो गया है। उसने आज की ट्रेनिंग वहीं रोक दी। सुएवे अभी सीखने के मूड में थी, पर सुईरेन जानता था कि अगर और प्रैक्टिस की तो शरीर टूट जाएगा। जैसे ही दोनों निकलने वाले थे, एक ग्रुप ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके लहजे में पूरी तरह से चुनौती थी। क्या तुम वही सुईरेन हो? सुईरेन ने तुरंत जुएवे को तलवार नीचे रखने को कहा। वह जानता था कि मुसीबत आ चुकी है। सुईरेन ने सीधे अपनी पहचान बताई और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। होंगगैंग को डर था कि दोनों तरफ से लड़ाई न हो जाए। वह भागते हुए आया और समझाया, सुईरेन कोई संदिग्ध इंसान नहीं है। अगर यह गुरु न होते तो गांव कब का गॉब्लिन द्वारा बर्बाद हो चुका होता। गांव के मुखिया ने हाथ हिलाया कि वह जानता है। वह आगे बढ़ा और उसका लहजा बहुत विनम्र हो गया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, गांव बच गया। मैं विशेष रूप से तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मुखिया ने बात साफ कर दी। उसने कहा कि वह जानता था कि सुईरेन गांव में है, बस होंगगैंग की वजह से कुछ नहीं कहा। पर होंगगैंग ने अब प्रस्ताव रखा है कि पूरा गांव गॉब्लिन से लड़ने की तैयारी करे, इसलिए मुखिया अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने सीधे सुईरेन को बताया कि गांव के लोग लड़ना नहीं चाहते। अगर जान बचानी हो तो वे जितना दूर हो सके भाग जाएंगे। सुईरेन कुछ देर चुप रहा, फिर ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम लोग इस टूटी हुई लकड़ी की बाड़ के पीछे छुपे रहकर मरने का इंतजार कर रहे हो? मुखिया कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सुईरेन ने एक कड़वा सच सामने रख दिया। आसपास के गांव पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। गॉब्लिन की सेना हर बार पहले से बड़ी होगी। इस रफ्तार से चला तो पूरा गांव जल्द ही बुरी तरह मारा जाएगा। सुएवे जोर से चिल्ला उठी, अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो उम्मीद जरूर दिखेगी।
मुखिया बहुत देर चुप रहा। उसने कहा, हालांकि मैं तुम दोनों के एहसानमंद हूँ और इन बातों पर विश्वास करना चाहता हूँ, पर गांव ने पहले बहुत नुकसान झेला है। बहुत पहले भी किसी ने बिल्कुल ऐसा ही सुझाव दिया था, तब गांव वालों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया था। पर नतीजा क्या हुआ? उस इंसान ने न सिर्फ गांव से वसूली की, बल्कि आखिर में खुद आग लगा दी। धोखे का वह स्वाद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मुखिया आखिर में डर गया। उसने कहा कि गांव का मुखिया होने के नाते वह पुरानी त्रासदी को दोहराने नहीं दे सकता, इसलिए उसे सोचने के लिए समय चाहिए। सुरक्षा के लिए उसने एक अतार्किक मांग रखी कि सुईरेन और सुएवे पहले अपने हथियार जमा कर दें। हालांकि वह जानता था कि मुखिया किस चीज से डर रहा है, पर सुईरेन की नजर में मुखिया अभी भी बहुत मासूम था। जंग कोई शतरंज का खेल नहीं है जहां मोहरे हिलाए जाएं। एक बार जंग शुरू हुई तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। सुईरन जानता था कि गठबंधन कभी इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे हमेशा स्वार्थ की उलझनें होती हैं। अगर जबरदस्ती सबको एक साथ बांधा गया तो यह भविष्य में बड़ी मुसीबत और झगड़े की वजह बनेगा। असली अंत वही है जो आखिर तक टिक सके। जब हर कोई अपना फायदा चाहता हो तो एक सबसे सुरक्षित नतीजा निकालना जरूरी है। सुईरन ने चुपचाप अपने हथियार दे दिए। वह अपनी इज्जत दांव पर लगाकर एक ऐसे भविष्य पर जुआ खेल रहा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जो लोग अभी सीख रहे हैं उन्हें हकीकत और आदर्श के बीच का अंतर समझना होगा। जब तक कोई असली ठोकर नहीं खाता तब तक उसे अंतर समझ नहीं आता। यह सिर्फ पीछे हटना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि क्या ये लोग उसके द्वारा बचाए जाने लायक हैं। रात का गांव शांत दिख रहा था, पर हवा में तनाव था। पहरेदार वॉच टावर पर धीरे से जानकारी दे रहे थे। किसी को भरोसा नहीं था। सब जानते थे कि गॉब्लिन की सेना जल्दी ही हमला करने वाली है। यहाँ रुककर लड़ना मौत को बुलावा देने जैसा था। यहाँ मरने के बजाय परिवार को लेकर भाग जाना बेहतर है। यह डर की भावना पूरे गांव में फैल चुकी थी। मशाल अचानक बुझ गई। पहरेदार को लगा कि हवा से बुझी है। वह बड़बड़ाते हुए बोला कि आग लेकर आओ और अपने साथी से तेल मांगा, पर देर तक कोई जवाब नहीं आया। जब उसने नीचे देखा तो वह जम गया। उसका साथी खून में लथपथ पड़ा था और सांस नहीं ले रहा था। वह संभल पाता उससे पहले ही अंधेरे में उस चीज ने हमला कर दिया। पहरेदार जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। सब कुछ उलट पुलट हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि खतरा इतनी जल्दी आ जाएगा। हर तरफ लाल आंखें थी। गॉब्लिन एक लहर की तरह उमड़ पड़े। वे चीखें कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। यह एक हत्याकांड था। सुईरेन झटके से उठ बैठा। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसे होश में आने में समय लगा। सुएवे डर गई और पास आकर पूछा, शिफू, आपको क्या हुआ? बाहर मशालें कम होती जा रही थी। इसका मतलब दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया था। सुईरेन ने तुरंत फैसला लिया और सुएवे को होंग गैंग से मिलने को कहा। सुएवे घबरा गई। शिफू, आप अकेले जांच करने जाएंगे? यह बहुत खतरनाक है। सुईरेन ने मुड़कर देखा। उसका लहजा इतना शांत था कि डर लगने लगा। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सावधान रहो, पर कभी झिझको मत। यह आखिरी बात कहकर सुईरेन बिना पीछे मुड़े अंधेरे में कूद गया। वह जानता था कि असली मुसीबत अब शुरू हुई है। हर तरफ लाशें थी। सुईरेन का दिल बैठ गया। क्या मुख्य दरवाजा नहीं बच पाया? उसने नीचे झुककर गहरी चोटों और बचे हुए हथियारों को देखा। सब एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे थे। यह हथियार गॉब्लिन के थे। ये जानवर जो सिर्फ अंधेरे में छुपे रहते थे, उनमें रात को हमला करने की हिम्मत कैसे आई? मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। सुईरेन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। वह जानता था कि आज की रात खूनी होने वाली है। यह बहुत अजीब था। ये जानवर दिन में ही बाहर आने से डरते थे। अब उनका हमला किसी बिखरे हुए ग्रुप जैसा नहीं था। क्या इन राक्षसों में कोई दिमाग वाला नेता आ गया है? सुईरेन के पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी भारी तलवार निकाली और सीधे दुश्मन की फौज में घुस गया। अगर यहाँ आए हो तो कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। एक बार से सामने वाले गॉब्लिन के दो टुकड़े हो गए। सुईरेन सांस भी नहीं ले पाया था कि चारों तरफ के अंधेरे से और ज्यादा लाल आंखें निकल आईं। ये जानवर पागल हो गए थे, अपने साथियों की लाशों की परवाह किए बिना। सुईरेन पूरी तरह घिर चुका था। चाहे वह कितना भी बड़ा तलवारबाज हो, वह इस लहर जैसे हमले को नहीं रोक सकता था। उसे किसी तरह खूनी रास्ता बनाकर निकलना होगा। सुईरेन ने तलवार चलाई। सामने गॉब्लिन गिरने लगे, पर यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ तबाही थी। वहां खड़े रहने का समय नहीं था। दरवाजे की तरफ शोर बढ़ता जा रहा था। अगर और देरी की तो सब खत्म हो जाएगा। सुईरेन झटके से मुड़ा। उसका क्लोक हवा में उड़ रहा था। उसे तुरंत निकलना होगा। असली जंग अभी आगे उसका इंतजार कर रही थी। होंग गैंग गुस्से में पैर पटक रहा था। उसने सुएवे को घूरकर पूछा, क्या तुम सच में हॉल में जाओगी? अगर उस तलवार को लेने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुईरेन को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुएवे ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी कस ली। वह जानती थी कि अब एक सेकंड की देरी भी मौत को बुलावा है। अब झिझकने का समय नहीं था। होंग गैंग ने उसका हाल देखकर लंबी सांस ली। वह जानता था कि अब वह इस लड़की को नहीं रोक सकता। अगर रोक नहीं सकता तो उसे लड़ने देना ही होगा। होंग गैंग ने सुएवे को रोका और उसे बचाव के लिए एक चीज दी। खाली हाथ हॉल में जाना मौत को बुलावा देना है। पर सुएवे दूर जाती उससे पहले ही गांव की सुरक्षा लाइन टूट गई। होंग गैंग चिल्लाया, पीछे मत हटो, सब संभालो। पर कोई फायदा नहीं हुआ। गॉब्लिन पागल हो चुके थे। भीड़ में चीखें थी। हर कोई बस अपनी जान बचाने में लगा था। अफरा तफरी में कोई फिसलकर गिर गया। करीब आते राक्षसों को देखकर वह निराश होकर रहम की भीख मांगने लगा। सब कुछ बिगड़ गया था। गांव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था।
गॉब्लिन के पंजे गिरने ही वाले थे। गिरने वाले गांव वाले ने निराश होकर चिल्लाया, चाचा, मुझे भी साथ ले चलो। इसी पल एक तलवार की चमक ने अंधेरे को चीर दिया। चुएवे पहुंच गई और सीधे राक्षसों को पलट दिया। उसने भीड़ की तरफ चिल्लाकर कहा, डरो मत, ये जानवर कितने भी आ जाएं, ये सिर्फ गॉब्लिन ही हैं। इस एक आवाज ने टूटी हुई सुरक्षा लाइन को थोड़ा संभाल दिया। जुएवे तलवार चलाते हुए सुईरन की कही बातें याद करने लगी। शीफू की सीख ऐसे वक्त में बहुत साफ हो जाती थी। अपने दिल को संभालो, इंसानियत की जटिलता को स्वीकार करो, हिम्मत रखो, क्योंकि डर ही बढ़ने का रास्ता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, डर को आंखों पर पर्दा मत डालने दो। सिर्फ सामने की मुसीबत का सामना करके ही असली रास्ता मिल सकता है। सुएवे ने मुट्ठी भींची, उसकी आंखों से डर पूरी तरह गायब हो गया। उसने खुद से कहा, मैं यह कर सकती हूँ। इस पल वह तैयार थी। सुएवे की आवाज जंग के मैदान में गूंजी। उसने पुरानी हार को नहीं देखा, बल्कि सबको याद दिलाया कि यह निराश होने का वक्त नहीं है। वह अपने हाथ में लिए हुए स्लिंग को चलाते हुए सबका हौसला बढ़ाने लगी। अगर हम एक साथ जुड़ जाएं, तो हम जरूर इस मौत के दरवाजे को पार कर लेंगे। अफरा तफरी का फायदा उठाकर होंग गैंग लोगों को लेकर बाहर की तरफ भागा। उसने दूर की इमारत की तरफ इशारा करके चिल्लाया, बस वही सामने, वह हॉल है। बस उस दरवाजे के अंदर पहुंच जाओ, सबकी जान बच जाएगी। आखिर में मुखिया से मिलन हो गया, पर उसे सबकी सुरक्षा की चिंता थी। सुएवे ने चारों तरफ देखा। सुईरेन अभी तक नहीं पहुंचा था। नियम के हिसाब से उसे कब का आ जाना चाहिए था। सांस लेने का समय भी नहीं मिला था कि दुश्मन फिर से लहर की तरह उमड़ पड़े। वे खत्म ही नहीं हो रहे थे। हालात फिर से बिगड़ने लगे। जुएवे ने जल्दी से मुखिया से पूछा, शीफू की तलवार कहाँ है? जुएवे जानती थी कि मुखिया को डर है। आखिर हथियार किसी और को नहीं दिए जा सकते, पर अब हालात बिल्कुल अलग थे। उसने मुखिया को घूरा और एक एक शब्द करके कहा, मेरे शीफू दूसरों से अलग हैं। एक और इंसान को बचाने के लिए वह अभी अकेले सबसे आगे लड़ रहे हैं। तलवार उन्हें वापस कर दो, सिर्फ वही सबको बचा सकते हैं। मुखिया ने आखिर में फैसला लिया और सबको घर के अंदर ले गया। चलते हुए उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी तलवार मैंने संभाल कर रखी है। जब वह भारी तलवार वापस जुएवे के हाथ में आई, तो वह समझ गई कि अब पलटवार का वक्त आ गया है। होंग गैंग ने अपने कपड़ों के अंदर से एक और तलवार निकाली और जुएवे को दे दी। जुएवे पूरी तरह रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। होंग गैंग ने गंभीर होकर कहा, यह तलवार तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। बिना सही हथियार के काम नहीं चलता। अब से यह तलवार तुम्हारी है। इस नए हथियार के साथ आगे की लड़ाई देखने लायक होगी। जुएवे ने दोनों तलवारें ले ली, एक पीठ पर और एक कमर पर। उसने मुखिया को देखा और कहा, बाहर अभी भी कुछ गांव वाले फंसे होंगे। अगर उन्हें बचा लिया तो हमारे पास जीतने का मौका है। उसने आखिरी बात कही, सबकी ताकत इकट्ठी करो और यहाँ संभालो। बाकी तब तक देखेंगे जब तक मेरे शीफू वापस नहीं आते। यह कहकर उसने तलवार निकाली और बिना पीछे मुड़े तूफान में कूद गई। टूटे हुए ब्लेड की आवाज कानों में गूंज रही थी। साफ और चमकती तलवार से सबसे भारी वार करने की कोशिश की जा रही थी। हर चीज बदल रही है। तलवार चलाने का तरीका भी कभी एक जैसा नहीं रहना चाहिए। जुएवे ने पल भर में इसका राजा समझ लिया। उसके हाथ में तलवार पहले से दुगुनी तेजी से चल रही थी। इस एक वार से मॉन्स्टर चीख तक नहीं पाया। लगता है उसने इस नई तलवार को पूरी तरह से समझ लिया है। जुएवे सामने दुश्मनों को काट रहा था। हर वार गांव को बचाने के लिए था। गांव का मुखिया पीछे खड़ा ये सब देखकर दंग रह गया। वह हमेशा इन बाहर वालों पर शक करता था और कभी उनसे ढंग से बात तक नहीं की थी। पर नतीजा क्या निकला? उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और फिर भी गांव के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस पल मुखिया को खुद पर बहुत अफसोस हुआ। ये पछतावा किसी तलवार के जख्म से भी ज्यादा दर्दनाक था। मुखिया आखिरकार फट पड़ा। उसने पीछे हट रहे गांव वालों पर चिल्लाकर कहा, हम कब तक लव की तरह छुपे रहेंगे? ये हमारा घर है। हम एक बच्चे को अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसने झटके से अपनी तलवार निकाली और सबसे आगे होकर मॉन्स्टर की भीड़ पर टूट पड़ा। इस आवाज के बाद गांव वालों का खून खौल उठा। सबने अपनी ढाल उठाई और बच्चों को पीछे करके पलटवार शुरू कर दिया। जुएवे ने लड़ाई के बीच चिल्लाकर कहा, जो भी हथियार उठा सकता है मेरे साथ आगे बढ़ो। मैदान जंग में अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था इस मॉन्स्टर के हाथ में आखिर ये खतरनाक चीज कहां से आ गई। होंग गैंग ने तुरंत जुएवे को बचाया और उस चमकती हुई विशाल तलवार को घूरने लगा। इस लेवल की ताकत यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। अब मामला बहुत बिगड़ गया था और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। होंग गैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये गॉब्लिन डूची फाइटिंग को कंट्रोल कर सकता है। ये बिल्कुल असंभव था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर ने अपनी विशाल तलवार से एक झटके में सबको पीछे धकेल दिया। वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि हवा भी जैसे फटने लगी। मुखिया ने लड़ाई के बीच चिल्लाया, सब अपनी जगह बने रहो। कोई एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर हम हार गए तो हमारे पीछे हमारी पत्नियां और बच्चे सब मारे जाएंगे। पर वही हुआ जिसका डर था। उस डोची वाली विशाल तलवार के सामने गांव वालों की रक्षा किसी कागज की तरह बिखर गई। मुखिया ने अपने गिरते हुए साथियों को देखा और खुद पर शक करने लगा, क्या मैंने एक बार फिर गलत फैसला लिया? अब वो पलटवार का ख्याल एक मजाक लग रहा था। मुखिया इस जोरदार हमले से जमीन पर गिर गया। जुएवे ने मुखिया के आगे खड़े होकर धीरे से उसे पीछे हटने को कहा। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, पर उसका अंतर्ज्ञान खतरे का अलार्म बजा रहा था। सामने वाला मॉन्स्टर किसी और ही लेवल का था।
ये जीतने या हारने का सवाल नहीं था, ये लड़ाई ही नहीं लड़ी जा सकती थी। अब सच में कुछ बुरा होने वाला था। मॉन्स्टर के हमले एक के बाद एक तेज होते जा रहे थे। जुएवे जानता था कि अगला वार वह नहीं बचा पाएगा। अब क्या किया जाए? इस जानलेवा वार को कैसे रोका जाए? मौत सामने खड़ी थी और उसके पास वक्त बहुत कम था। अगर बच नहीं सकते और रोक नहीं सकते तो फिर बचने की कोशिश ही क्यों करनी? सुएवे ने अपनी तलवार की मूठ को कस कर पकड़ा। जैसे ही मॉन्स्टर लपका, उसने अपना आखिरी फैसला ले लिया। अगर आज मरना ही लिखा है तो गिरने से पहले इस मॉन्स्टर का गला जरूर चीर दूंगा। ये तलवार का वार उसकी जान की बाजी थी। अगर ये एक दांव काम कर गया तो मरने के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। इस नाजुक पल पर सुइरेन अचानक मैदान में कूद पड़ा और उस जानलेवा वार को आसानी से रोक लिया। उसने धीरे से डांटते हुए कहा। उसने कहा कि जुएवे पागलपन कर रहा है, पर उसके हाथ में वो भारी तलवार किसी पहाड़ की तरह भरोसेमंद थी। जुएवे चिल्लाया, मास्टर! असली मास्टर आखिरकार मैदान में उतर आया था। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। ये लड़ाई बहुत भयानक थी। सुइरेन ने सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से जुएवे इतना जख्मी हो जाएगा। वह आस-पास के दुश्मनों को संभालने में लगा रहा और जिसे बचाना था उसी को भूल गया। मास्टर को अब बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। तुमने बहुत अच्छा किया, बाकी अब मुझ पर छोड़ दो। जुएवे को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ी शांति मिली। इस बच्चे की तरकक्री वाकई हैरान करने वाली थी, पर अभी सामने वाली मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उस मॉन्स्टर को देखकर जो सब कुछ तबाह करने वाला था, सुइरेन को गुस्सा आ गया। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया था। सुइरेन ने ठंडे लहजे में कहा, मैं तेरी खाल उतारकर हड्डियों का ढांचा बना दूंगा। ये कोई मजाक नहीं था। मास्टर ने सच में उसे मारने का इरादा कर लिया था। मॉन्स्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक तलवार की चमक उसके सर पर जा गिरी। दोनों विशाल तलवारें आमने सामने टकराईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुइरेन को लगा वह संभाल लेगा, पर टकराते ही उसे समझ आ गया कि मामला उम्मीद से ज्यादा गंभीर है। ये ऑरा बहुत डरावना था। ये एकदम दबाने वाली ताकत थी। ये ताकत सिर्फ चुने हुए लोग ही संभाल सकते हैं। एक बार जब ये तलवार चल जाती है तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर ये हल्का सा भी छू जाए तो सब कुछ पल भर में चीर देगा। ये कोई आम टेक्निक नहीं थी, ये खुद एक खौफ था। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा शक्तिशाली हथियार एक गॉब्लिन के हाथ में है, पर टकराते ही सुइरेन ने उसका हाथ काटकर बेकार कर दिया। ये तलवार दिखने में भारी थी, पर असल में इसकी धार ही नहीं थी, सिर्फ वजन था, कोई तेजी नहीं। अब देखते हैं वह कैसे अकड़ता है। असली ताकत के आगे हर कोशिश बेकार है। सुइरेन ने गिरते हुए दुश्मन को नफरत से देखा। कितना भी शक्तिशाली हथियार हो, अगर वह किसी नाकाम इंसान के हाथ में हो तो वह सिर्फ कबाड़ है। मुखिया ये सब देखकर दंग रह गया। ये तर्क के बाहर था। बिना डीयूची का इस्तेमाल किए उसने बस ताकत से जीत लिया। ये शुद्ध ताकत का दबाव किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावना था। ये सबकी तलवारबाजी की समझ से बाहर था। ये सब देखकर मुखिया को एक पुरानी कहानी याद आ गई। जब नाइट किंग ने उत्तर को जीता था, तब मैदान में एक ऐसा ही शक्तिशाली इंसान था जो सिर्फ अपनी तलवारबाजी से सब पर राज करता था। वह इंसान नाइट किंग का इकलौता सेवक था। कौन सोच सकता था कि वो गायब हो चुका लेजेंड यही सुइरेन है। मेन लीडर के मरते ही बाकी के छोटे मोटे दुश्मन कोई खतरा नहीं थे। मुखिया ने पीछे मुड़कर आदेश दिया कि गांव वाले तुरंत आग बुझाने जाएं। सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मरते देख गांव वालों में नई हिम्मत आ गई। मुखिया ने तलवार निकालकर सबसे आगे दौड़ लगाई। अब उनकी बारी थी पलटवार करने की। इस लड़ाई में उन्हें अपना घर बचाना ही था। इस एक चिल्लाहट ने गांव वालों के दिल से डर को पूरी तरह मिटा दिया। उस एक वार ने सिर्फ मॉन्स्टर को नहीं, बल्कि उस नामुमकिन लगने वाले डर को भी खत्म कर दिया था। जो हौसला रुक गया था वह अब फिर से उबल पड़ा। सबके दिलों में एक ही ख्याल था, शायद इस गांव को अभी भी बचाया जा सकता है। सूरज की रोशनी आखिरकार बादलों को चीरकर खून से सनी जमीन पर आ गिरी। लंबी काली रात खत्म हो गई थी और सुबह हो चुकी थी। ये खून से सनी तलवार ही उनके जिंदा रहने का सबूत थी। अपने परिवार को सही सलामत देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। मुखिया ने सुइरेन को देखा और पूछा कि उसने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। अगर पता होता कि वह इतने बड़े मास्टर हैं तो कोई उनसे ऐसी बदतमीजी नहीं करता। सुइरेन ने शांति से तलवार रखी और कोई क्रेडिट नहीं लिया। उसके लिए वह बस एक राहगीर था जो मदद करने आया था। उसने मुखिया का शुक्रिया अदा किया कि उसने गांव को संभाल कर रखा। अगर मुखिया न होता तो गांव कब का खत्म हो गया होता। असल में उसने मदद इसलिए की क्योंकि जुएवे वो छोटी लड़की वहां थी। उस बच्चे ने पहले मदद का हाथ बढ़ाया था, इसलिए सुइरेन ने गांव को बचाने का फैसला किया। मुखिया को अब समझ आया कि जिस बच्चे को वह बचाना चाहते थे उसी ने सबकी जान बचाई है। सुइरेन ने दूर देखते हुए धीरे से कहा कि वह बच्चा आगे चलकर एक महान राजा बनेगा। ये सुनकर मुखिया ने जुएवे को सुइरेन के हाथ में सौंप दिया और उम्मीद जताई कि वह आगे भी उस बच्चे का मार्गदर्शन करेगा। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़ गए। ये सिर्फ शुक्रिया नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक भारी वादा था। अपने घर को बचाने के लिए दोनों मर्दों ने एक आखिरी समझौता कर लिया। सुबह की पहली किरण के साथ जुएवे ने अपनी आंखें खोली। गांव वाले खुशी से उसके आसपास जमा हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि ये कोई सपना न हो। सब उसकी खैरियत पूछने लगे। जुएवे थकान की वजह से बेहोश हो गया था। आराम करने के बजाय उसने उठते ही पूछा कि लड़ाई का क्या हुआ। जब उसे पता चला कि सुइरेन ने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मार दिया है और बाकी दुश्मन भी साफ हो गए हैं, तभी उसने चैन की सांस ली।
गांव वाले बता रहे थे कि कैसे सब डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे, सिर्फ सुएवे ही सबको बचाने के लिए लड़ रहा था। इस तारीफ को सुनकर सुएवे थोड़ा शर्मा गया। दूर खड़े होंगैंग ने ये सब देखा और समझ गया कि सुई रेन ने इस बच्चे को क्यों चुना। वह जानता था कि जिंदगी की पहली असली लड़ाई के बाद इस लड़की के अंदर बहुत बदलाव आएंगे। ये बस शुरुआत थी, असली मजबूत इंसान बनने का रास्ता अब उसके कदमों के नीचे था। हालांकि अभी वह पूरी तरह तैयार नहीं थी, पर अगली बार जब वह तलवार उठाएगी तो उसके हाथ नहीं कांपेंगे। पर गांव की खुशी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अंधेरे में साए फिर से हरकत में आ गए। मॉन्स्टर के ठिकाने पर माहौल बहुत भयानक था। जो छोटा मॉन्स्टर जान बचाकर भागा था, वह अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि बड़े लीडर की नजर उस पर पड़ गई। अपने साथियों को छोड़कर अकेले भागने की हिम्मत। मॉन्स्टर लीडर ने कोई सफाई नहीं सुनी, एक झटके में उस भगोड़े को खत्म कर दिया। उसके लिए ये दिन बहुत आराम के गुजर रहे थे, इसलिए उसके नीचे वाले इतने कमजोर हो गए थे। उसे अब और ज्यादा हथियार और ऐसे मटेरियल चाहिए थे जिससे सब डर जाएं। ये मटेरियल कहाँ से आएंगे? उसके लालच को देखकर लग रहा था कि आसपास के गांव पर फिर से मुसीबत आने वाली है। सोचा था फौज में भर्ती होकर दुश्मन को मारेंगे, पर यहाँ रोजाना सिर्फ सामान ढोना और बर्फ में ढाल लेकर भागना पड़ रहा था। इस ट्रेनिंग से नए सैनिक परेशान थे और शक करने लगे थे कि क्या ये बेसिक ट्रेनिंग किसी काम की भी है। एक सैनिक ने कहा कि वह घर के दबाव में यहाँ आया है, अगर बिना तलवार छुए वापस गया तो बहुत बेइज्जती होगी। अकेले बैठे सुएवे को देखकर नए सैनिक उसके पास आए और तारीफ करने लगे। उनकी नजर में सुएवे एक जीनियस था, उनके जैसा छोटा मोटा काम करने वाला नहीं। सुएवे की एक बात ने उन्हें चुप करा दिया। क्या तुम्हें लगता है ये बेसिक ट्रेनिंग बेकार है? सैनिक डर गए। उन्हें ट्रेनिंग आसान नहीं लग रही थी, बल्कि उन्हें लग रहा था कि वह खुद इतने कमजोर हैं कि कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। सुएवे ने उन्हें उदास देखकर गंभीर होकर कहा, मास्टर ने तुम्हें ढाल और भाला इसलिए नहीं दिया कि तुम अपना वक्त बर्बाद करो। इस दौर में जहाँ सिर्फ टैलेंट देखा जाता है, सबको लगता है आम इंसान बेकार है। सिर्फ सुई रेन मास्टर ही हैं जो आम इंसान की ताकत पर भरोसा करते हैं। उन्होंने एक गोलाम गांव के बच्चे पर भरोसा किया था, इसलिए हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। सुएवे ने मुट्ठी कस ली। वह नहीं चाहता था कि सब अभी उस पर यकीन करें, पर इस बार सबको मिलकर लड़ना होगा। सुएवे की बातें आग की तरह फैल गईं। वह सबको दिखाना चाहता था कि छोटा इंसान भी मैदान में नई जिंदगी पा सकता है। नए सैनिकों को उत्साह में देखकर सुएवे जानता था कि सिर्फ जज्बा काफी नहीं है। इस तरह की असली लड़ाई की प्रैक्टिस ही असली बदलाव लाएगी, क्योंकि मास्टर के दबाव में ही वह अपनी हड्डियों को तोड़कर आगे बढ़ सकता है। सुई रेन ने आसानी से हमला रोका और कहा, तुम्हारा वार बहुत हल्का है, थोड़ा और जोर लगाओ। सुएवे पीछे नहीं हटा, बल्कि तलवार कसकर फिर से हमला किया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर ताकत का अंतर सिर्फ कोशिश से नहीं भरा जा सकता। सुई रेन ने बस एक झटका दिया। एक आवाज के साथ जुएवे की तलवार हवा में उड़ गई और बर्फ में जा धंसी। इस प्रैक्टिस में वह बुरी तरह हार गया। सुई रेन ने जख्म चेक करते हुए पूछा कि नए सैनिकों के साथ कैसा चल रहा है। जुएवे ने सर हिलाया और कहा कि सब अच्छे लोग हैं। पर सुई रेन ने बात बदल दी। तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, इतनी चोट लगने के बाद भी तुम चुपचाप प्रैक्टिस कर रहे हो। जुएवे थोड़ा रुका और धीरे से बोला, मास्टर शुक्रिया। ये शुक्रिया सुनकर सुई रेन खामोश हो गया। उसने उस जिद्दी लड़की को देखा और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। एक गार्ड भागते हुए आया और चिल्लाया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुई रेन ने भौहें सिकोड़ी और शांति से पूछा, क्या फिर से दुश्मन आए हैं? गार्ड ने हिचकिचाते हुए कहा, दुश्मन तो हैं, पर हालात कुछ अलग हैं। बात खत्म होते ही दूर से भारी कदमों की आवाज आई। एक विशाल सफेद हिरण व्हाइट धुंध को चीरते हुए आया। उसके शरीर से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। मैदान में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सुई रेन ने गुस्से में पूछा कि क्या किसी ने पहले तीर चलाया? गार्ड ने हाथ हिलाते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं, वह तो इस जानवर से बचना चाहते थे। पता नहीं ये अचानक पागल क्यों हो गया। इस नाजुक पल पर एक तीर चला और बिल्कुल हिरण के पैरों के पास जा लगा। वो गुस्सा हिरण सच में रुक गया। सुई रेन ने ठंडी नजरों से गार्ड को देखा। जब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था तो तुमने पहले हमला क्यों किया? सुई रेन ने अपना धनुष रखा और हिरण से माफी मांगी। अगर हमने तुम्हारे इलाके में दखल दिया है तो आगे से ऐसा नहीं होगा। हिरण ने उसे एक बार घूरा और बर्फ में गायब हो गया। गार्ड अभी भी हैरान था कि वह जिंदगी में पहली बार किसी दिव्य जानवर के इतने करीब था। सबने अभी चैन की सांस ली ही थी कि सुई रेन अचानक उसके पीछे भागा। गार्ड ने पीछे से चिल्लाकर पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। सुई रेन ने पीछे मुड़कर कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। जुएवे ने यह देखा तो वह भी उसके पीछे भाग पड़ी। किसी को नहीं पता था कि सुई रेन ने हिरण में क्या राज देखा। जुएवे हैरान थी कि मास्टर उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। सुई रेन बर्फ में तेजी से भाग रहा था। वह इन जानवरों को अच्छे से जानता था। हालांकि उनके पास बड़े जानवरों को मारने की ताकत होती है, पर उनका स्वभाव बहुत शांत होता है। वह बिना वजह हमला नहीं करते। पर वो हिरण बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ परेशान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक गहरी नफरत और खून की प्यास थी। जुएवे पीछे से चिल्लाती रही, मास्टर। सुई रेन रुक गया और दूर हिरण के झुंड को घूरने लगा। ये कोई आम जानवर नहीं थे, कुछ बहुत बुरा हुआ था। एक दर्दनाक चीख ने जंगल की खामोशी तोड़ दी। जुएवे वहां रुक गई और जो देखा उससे दंग रह गई। गॉब्लिन्स का एक झुंड सफेद हिरण पर हमला कर रहा था। वह बहुत बेरहमी से उन्हें मार रहे थे। अब समझ आया कि वो हिरण पागल क्यों हो गया था।
अगर कोई अपने साथियों को ऐसे तड़पते देखे तो उसका दिमाग खराब होना लाजमी है। ये गॉब्लिन्स पागल हो गए हैं। जमीन के लालच में वह इन मासूम जानवरों को मार रहे हैं। स्वेवे ने कहा कि ये बहुत जालिम है। सुईरेन ने कुछ और ही देखा। ये लोग हिरण के सींग के पीछे हैं। इन हिरण के सींग लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। गॉब्लिन्स को लोहा ढालना नहीं आता, इसलिए वह इनके सींगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वह कामयाब हो गए तो इन मॉन्स्टर्स की ताकत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। प्रकृति के नियम के सामने भले या बुरे का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि सामने की हालत देखकर लग रहा है कि जिंदा रहने के लिए जीवों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही पड़ता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ का कठोर नियम है। कोई इस किस्मत से नहीं बच सकता, लेकिन अब जो हो रहा है उसका मतलब बिल्कुल बदल गया है। क्या इसे सच में शिकार कहा जा सकता है? ये जिंदा रहने के लिए किया गया शिकार नहीं है। सुईरेन साफ देख सकता है कि ये सिर्फ लालच से भरी हुई हत्याकांड है। उसने बिना देरी किए अपना धनुष पूरा खींचा और एक तीर से मॉन्स्टर का गला पार कर दिया। सुएवे जल्दी से पीछे आया, देखा कि बहुत सारे गॉब्लिन्स घेर रहे हैं। सुईरेन ने अपनी भारी तलवार निकाली और धीरे से अपने शिष्य को तैयार रहने के लिए कहा। असली लड़ाई अब शुरू हुई है, हालांकि शुरुआत से ही। उसने किसी को जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखा था। लंबी तलवार चली। सामने के गॉब्लिन पल भर में खत्म हो गए। सुएवे अभी इस रफ्तार का आदी नहीं हुआ था। लड़ाई के इस हंगामे में वो मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था। सुईरेन एक तरफ मॉन्स्टर्स को काट रहा था और दूसरी तरफ अपने शिष्य को बचाए हुए था। ये गॉब्लिन्स उसके पास तक नहीं आ पा रहे थे। बस एक बार तलवार घुमाई और लड़ाई में एक रास्ता बन गया। दोनों मौका मिलते ही जंगल की गहराई में चले गए। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। और भी खतरे अंधेरे में छुपे थे। सुएवे की हरकतें और भी तेज होती गई। तलवार चली। उसके काम करने का तरीका हैरान करने वाला था। सुईरेन एक तरफ देख रहा था। वो जानता था कि ये बच्चा नॉर्दर्न सोर्ड्समैनशिप जल्दी सीख गया है, लेकिन सोचा नहीं था कि असली लड़ाई में वो इतना आगे बढ़ जाएगा। अब वो लड़ाई की रफ्तार के साथ पूरी तरह मैच कर रहा था। लेकिन सुईरेन ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि हालत बिगड़ गई। सुईरेन जोर से चिल्लाया, सुएवे जल्दी हटो। सुएवे वहीं खड़ा रह गया। अभी तक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि लड़ाई के बीच एक बड़ा जानवर आ जाएगा। उसके बड़े से सींग हर तरफ टकरा रहे थे और पल भर में आसपास के गॉब्लिन्स को कुचलकर मांस बना दिया। जुएवे इस रौब से डर गया और जमीन पर गिर गया। देर तक होश में नहीं आया। ये आखिर क्या था? सुईरेन ने धीरे से समझाया, ये हर्ड का लीडर है, अपने परिवार को बचाने वापस आया है। इसके पागलपन को देखकर लगता है कि पहले वाला बातचीत का तरीका अब काम नहीं करेगा। सुईरेन ने चुएवे को चेतावनी दी कि सिर्फ बचने से काम नहीं चलेगा, इस हमले को सामने से रोकना होगा। लेकिन इस हिरन की रफ्तार बहुत तेज थी। उससे उठी बर्फ की लहर लोगों को डुबो देने वाली थी। सुईरेन ने जोर से चिल्लाया, खतरा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़ा हिरन एक बेकाबू रथ की तरह सीधा चुएवे की तरफ भागा। चुएवे की गोद में एक छोटा सफेद हिरन था। उसने राहत की सांस ली और कहा, भगवान का शुक्र है। चुएवे ने छोटे हिरन को थपथपाया और तसल्ली दी कि डरो मत, अभी घर पहुंचा दूंगा। उसने नीचे झुककर हाथ छोड़ दिया ताकि हिरन अपने परिवार के पास जा सके। जो बड़ा हिरन पहले पागल हो रहा था, ये देखकर रुक गया। उसने झुककर छोटे हिरन को देखा। वो गुस्सा पल भर में गायब हो गया। कौन सोच सकता था कि यह खतरनाक टकराव इस तरह खत्म होगा। हिरनों के झुंड ने एक लंबी आवाज निकाली, जैसे कोई समझौता हो गया हो, और वो बर्फ में गायब हो गए। सुईरेन और सुएवे वहीं खड़े रहे। उन जानवरों को जाते हुए देखते रहे। देर तक होश में नहीं आए। उस शानदार दौर में राजा की सेना एक तूफान की तरह थी। वो मशहूर नॉर्दर्न कैवलरी थी। वो सम्मान के पीछे भागते थे। इन पवित्र जीवों पर सवार होकर उन्होंने पूरे नॉर्थ को जीत लिया था। बस थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे कुछ हरे रंग के लाल आंखों वाले गॉब्लिन्स अपने दांत दिखाकर इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। मॉन्स्टर ने हंसकर पूछा, पिटने के बाद वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? दुनिया बदल चुकी है। जो मॉन्स्टर्स कभी कचरा समझे जाते थे, उन्होंने इंसानों को पैरों तले कुचल दिया है। ये अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं चलेगा। असली बदलाव अब आने वाला है। कौन सोच सकता था कि वो कमजोर इंसान बदल जाएंगे? आखिर किस चीज ने उन्हें नया जन्म दिया? मॉन्स्टर लीडर ने दांत पीसकर चिल्लाया, सारे हॉर्न उठाकर लाओ। एक बार की गलती को हादसा कह सकते हैं, लेकिन अगला हिसाब बराबर करना होगा। मॉन्स्टर लीडर अभी भी पागल की तरह चिल्ला रहा था। अगर दोबारा गलती हुई तो वो मौत को बुलाना होगा। इसी बीच इंसानों की गुप्त सभा शुरू हुई। गांव के मुखिया ने गंभीर होकर सबको चेतावनी दी। वो मॉन्स्टर्स हथियार के लिए हिरन के सींग जमा कर रहे हैं। हमारे पास देरी करने का वक्त नहीं है। अब अगर कदम नहीं उठाया तो दुश्मन के हाथ मरना तय है। सुईरेन ने नक्शे पर जरूरी पॉइंट्स दिखाए। बस यहाँ दुश्मन को रोकना है, फिर हम पलटवार करके उन्हें एक साथ खत्म कर देंगे। गांव वालों के शक और डर के सामने उसने पक्के वादे के साथ कहा, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। कभी इंसान इस जमीन के मालिक थे, अब मॉन्स्टर्स ने उन्हें कोने में धकेल दिया है। ये अपमान भरा वक्त अब खत्म होना चाहिए। उसने खिड़की के बाहर ठंड को देखा। अब वक्त आ गया है कि ढाल और तलवार उठाई जाए और कल के लिए पूरी जान लगा दी जाए। मॉन्स्टर्स पागल हो चुके हैं। लीडर चिल्लाकर सबको हथियार उठाने को कह रहा था। इंसानों को लूट लो, सबको मार दो, एक को भी मत छोड़ना। बर्फ के मैदान में माहौल बहुत तनाव भरा था। मॉन्स्टर्स की बड़ी संख्या में भीड़ आ रही थी। ये हमला पहले से तय था। अंधेरे में छुपे स्काउट का दिल बैठ गया। इनकी तैयारी उम्मीद से ज्यादा थी। ये खबर तुरंत पहुंचानी होगी। उसने अपने सीने में बैठे बाज को थपथपाया। जिंदा रहना अब तुम्हारे हाथ में है।
जैसे ही बाज आसमान की तरफ उड़ा, ये मौत की लड़ाई शुरू हो गई। संदेश लाने वाला जल्दी से भागता हुआ आया और बताया कि सामने से सिग्नल आ गया है। सुई रेन ने बिना देरी किए तुरंत आदेश दिया कि बड़ी सेना रास्ता बदल ले, दुश्मन को सरप्राइज देना है। सुए वेई और सैनिक तैयार थे, सबने बर्फ में अपनी ढाल कस ली थी। सुई रेन ने अपने सैनिकों को देखा और कहा कि जल्दी मत करना, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। जैसे ही वो बर्फ में आगे बढ़ा, ये छोटा सा दल दुश्मन के पीछे पहुंच गया। सुई रेन ने एक नजर में देख लिया कि सुएवे की हालत ठीक नहीं है। उसने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। पूरी तैयारी के बावजूद जुएवे ने माना कि वो डर रहा है। आखिर ये पहली बार है जब वो ऐसे माहौल में है। सुई रेन ये सुनकर हंसा। उसने कहा कि डरना नॉर्मल है, चाहे पूरी जिंदगी लड़ाई की हो। जब यह ख्याल आता है कि दूसरों की जान तुम्हारे हाथ में है तो दबाव महसूस होता है। लेकिन उसके अगले शब्दों ने सुएवे को हैरान कर दिया। उसने कहा, अगर तुम फ्यूचर में एक काबिल राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें इस डर का सामना करना सीखना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी ही एक लीडर को उठानी पड़ती है। सुई रेन ने सैनिकों को देखा और जुएवे से गंभीर होकर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं और किस मकसद के लिए अपनी जान दे रहे हैं। ये समझ लेने के बाद अब डगमगाने की कोई वजह नहीं थी। जुएवे ने चुपचाप अपने गुरु को देखा। उसे लगा कि अपने डर को शेयर करने के बाद वो और भी शांत हो गया है। सुई रेन ने आखिर में जुएवे के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि लड़ाई में टेंशन होना फितरत है, लेकिन हमने इतनी तैयारी इस पल के लिए ही की है। डरना शर्म की बात नहीं है, बस इस भावना से हार मत मानना। तुमने आधा जंग तभी जीत ली। सुई रेन अपनी टीम को लेकर बर्फ में चल रहा था। उसने सबसे कहा कि अगर ये लड़ाई जीत गए तो हम अपना सुकून भरा कल बचा लेंगे। लेकिन जब उसने दुश्मन की सेना देखी तो उसकी भौहें तन गईं। गॉब्लिन्स की फॉर्मेशन खराब थी, लेकिन संख्या हमसे कम से कम दुगनी थी। और हैरानी की बात यह थी कि सुई रेन ने देखा कि कुछ मॉन्स्टर्स में से सिर्फ एक्सपर्ट लेवल की एनर्जी निकल रही थी। अब मामला उल्टा हो गया था। इस घटिया जगह पर ऐसे लेवल के मॉन्स्टर्स कैसे पैदा हुए? लगता है ये लड़ाई उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। गॉब्लिन्स की काली भीड़ के सामने सुई रेन ने जल्दी नहीं की, बल्कि सबके सामने बर्फ पर एक लंबी लकीर खींच दी। उसने ठंडे लहजे में उन जानवरों को चेतावनी दी, जो कोई भी इस लकीर को पार करेगा हम तुरंत हमला कर देंगे। जो आगे आना चाहता है पहले देख ले कि मरने की हिम्मत है या नहीं। जो गॉब्लिन्स शोर मचा रहे थे वो पल भर में शांत हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि इस आदमी में इतना दम होगा। लेकिन क्या ये मौत की लकीर इन पागल मॉन्स्टर्स को रोक पाएगी? गॉब्लिन्स ने रुकने का कोई इरादा नहीं रखा था। लीडर ने अपना चमकता हुआ स्टाफ घुमाया और चिल्लाकर सन्नाटा तोड़ दिया। सुई रेन दुश्मन की हरकतों पर नजर रखे हुए था। वो जानता था कि ये लकीर इन पागल लोगों को नहीं रोक पाएगी। बिना किसी वार्निंग के दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। बर्फ पर सिर्फ दो परछाइयां दिख रही थी। फिर एक तेज आवाज हुई। सुई रेन की तलवार और मॉन्स्टर के हरे रंग के हथियार आपस में टकराए। असली लड़ाई इसी पल शुरू हुई। इस टकराव से आसपास की बर्फ उड़ने लगी। दूसरे के हथियार में कुछ था। आग की रोशनी से आंखें खुल नहीं रही थी। सुई रेन ने बहुत ताकत महसूस की। उसने टक्कर नहीं ली, बल्कि उस फोर्स के साथ बर्फ पर पीछे की तरफ फिसल गया। लेकिन उसके संभलने से पहले ही साइड से गॉब्लिन्स चिल्लाते हुए आ गए। ये मॉन्स्टर्स मिलकर बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। सुई रेन ने तलवार पकड़ी। वो जानता था कि एक सेकंड की देरी भी उसे खत्म कर देगी। उसने अपनी बॉडी के फोर्स से एक बड़ा घेरा बनाया। वो तलवार इतनी तेज थी कि सिर्फ एक सफेद रोशनी दिखी, जो सबसे आगे था। गॉब्लिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दो टुकड़ों में कट गया। खून से बर्फ लाल हो गई। जो घेरा बंद था वो एक झटके में टूट गया। अपने साथियों को कटते देखकर बाकी गॉब्लिन्स डर गए। लड़ाई के बीच एक भारी और भारी आवाज आई, आखिर तुम मिल ही गए। सुई रेन रुक गया। उसने महसूस किया कि एक खतरनाक एनर्जी सामने से आ रही है। एक बड़ा साया अंधेरे से बाहर आया। उसने सुई रेन को घूर कर कहा, ये तुम ही हो इंसान जो हमारे काम बिगाड़ रहे हो। ये बदसूरत गॉब्लिन बोल सकता था। उसने मरे हुए इंसानों का मजाक उड़ाया और सुई रेन को उंगली दिखाकर कहा कि वो सिर्फ उन बेकार लोगों का कुत्ता है। सुई रेन ने हंसकर जवाब दिया, जब तुम सब एक ही गंदे घर से निकले हो तो मैं अकेले ही तुम सबको खत्म कर सकता हूँ। अब दोनों तरफ से बात बिगड़ गई थी। सुई रेन की बात ने मॉन्स्टर्स को भड़का दिया। गॉब्लिन लीडर गुस्से में पागल हो गया और उसे बदतमीज कहने लगा। उसने अपने लोगों को घेरने का आदेश दिया और चिल्लाया कि वो खुद सुई रेन को फाड़ देगा। लगता था वो संख्या के दम पर उसे दबाना चाहता था। आते हुए मॉन्स्टर्स के सामने सुई रेन पीछे नहीं हटा। उसने बर्फ पर स्लाइड करके सीधा हमला कर दिया। असली लड़ाई अब शुरू हुई है। मॉन्स्टर्स की भीड़ को आते देख सुई रेन ने जोर से चिल्लाकर सबको बचाव करने को कहा। लकड़ी की ढाल एक साथ जुड़ गई और बर्फ में जमकर एक मजबूत दीवार बन गई। सुई रेन खुद सबसे आगे खड़ा था। वो जानता था कि अगर पहला हमला नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएंगे। अगली ही सेकंड में गॉब्लिन्स की चीखें सुनाई दी। वो पागल ढाल से टकरा गए। मॉन्स्टर्स के मजाक के सामने सुई रेन ने ध्यान नहीं दिया। उसने सबसे कहा कि रात होने से पहले इन जानवरों को घर से बाहर निकालना है। सुएवे और सैनिक इस आवाज से जग गए। सबने ढाल को जोर से पकड़ा और आगे धकेला। कोई पीछे नहीं हटा। सुई रेन इन नौजवानों को देखकर समझ गया कि उनकी ट्रेनिंग आखिर इस पल उनके खून में उतर गई है। जब तक गॉब्लिन्स कुछ समझते, पलटवार की सीटी बज गई। हजारों भाले बारिश की तरह बरसे। वो जानवर जो अभी तक अकड़ रहे थे एक बार में ढेर हो गए। मॉन्स्टर्स को भागते देख सैनिकों का हौसला बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए पीछा करने लगे। सुई रेन ने सही वक्त देखकर आखिरी आदेश दिया। सैनिकों ने ट्रैप की रस्सी काट दी। बड़े लकड़ी के टुकड़े आग के साथ नीचे गिरे। इस बार
इन मॉन्स्टर्स के पास भागने का भी मौका नहीं बचा। पहले जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कमजोर होने की वजह से हमें इन मॉन्स्टर्स का जुल्म देखना पड़ता था। सब बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन सुइरन जानता था कि पैरों तले कुचले जाने का ये वक्त आज खत्म होना चाहिए। ये लड़ाई जीतने के लिए थी। सुइरन ने सबसे चिल्लाकर कहा, आज फैसला करने का दिन है, या तो ये जानवर मरेंगे या हम। सुएवे ने सुनते ही सबसे पहले हमला किया। भाला दुश्मन के सीने में पार हो गया। सबका खून खौल रहा था क्योंकि कोई पीछे नहीं हटना चाहता था। लड़ाई के मैदान में सिर्फ चिल्लाने की आवाज थी। मॉन्स्टर्स इधर उधर भाग रहे थे। गॉब्लिन लीडर ने आते हुए सैनिकों को देखा और दांत पीसकर धमकी दी कि वो सबको मार देगा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसे एक खतरनाक एनर्जी महसूस हुई जो उसके सर पर थी। सुइरेन ने बिना बात किए दुश्मन को खत्म करने के लिए उसकी तलवार उठाई और लीडर के सर पर जोर से हमला किया। गॉब्लिन लीडर ने गुस्से में सुइरेन को इंसानों का कुत्ता कहा। सुइरेन गुस्सा नहीं हुआ, बस ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ। बात खत्म होते ही दोनों टकराए। तलवार और पर्पल एनर्जी, चिंगारियां उड़ रही थी। कोई पीछे नहीं हट रहा था। गॉब्लिन लीडर लड़ते हुए सोच रहा था कि वो पैदाइशी शिकारी है। इन मॉन्स्टर्स का लीडर बनना उसका हक है। उसकी दुनिया में वो हमेशा फूड चेन के टॉप पर था, लेकिन अब हालत बदल गई थी। जो खुद को शिकारी कहता था वो अब खुद शिकार बन गया था। वो गुस्से में पागल हो गया। चिल्लाते हुए पूछा, क्यों? ये आखिर क्यों हो रहा है? सुइरेन शांति से हर हमला रोक रहा था, लेकिन मन ही मन हंस रहा था कि ये मॉन्स्टर एक चीज भूल गया। बहुत से लोग जो खुद को ताकतवर समझते हैं, उन्हें लगता है कि पावर मिलने पर वो अमर हैं, लेकिन असली जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। यही घमंड उसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट था। सुइरेन ने मौका देखा और उसके पीछे पहुंच गया। तलवार हवा में घूमी। उसने मॉन्स्टर को घूर कर कहा, यह तुम्हारा आखिरी सफर है। एक तलवार चली और उसका सारा घमंड खत्म हो गया। सुइरेन की इस तलवार ने इस लड़ाई को खत्म कर दिया। दुश्मन के लीडर का सर कट गया। उसने तलवार उठाकर चिल्लाया, जीत हमारी है। उस रात लड़ाई का मैदान एक तरफा हो गया था। कोई जिंदा नहीं बचा। बर्फ में जो लोग जिंदा बचे, उन्होंने अपने भाइयों को विदा किया जो वापस नहीं आ सकते थे। सुइरेन ने धीरे से एक संख्या बताई, 12 लोग। ये उनकी कीमत थी। दुगने दुश्मन के सामने इतना कम नुकसान होना, ये सच में बड़ी जीत थी। उसने शराब पी और बचे हुए सैनिकों से कहा, सब घर जाओ। इन हथियारों को पिघलाकर खेती के औजार बना लो और परिवार को दे दो। ये उनके लिए एक तोहफा होगा। होंगैंग ने दूर की आग को देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उन औजारों को इतना मजबूत बनाऊंगा ताकि वो हमेशा चलती रहे। जब बच्चों की या माँ बाप की याद आए तो उन नए बने औजारों को देख लेना। उस गर्म गोद में चैन की नींद सो जाओ। दुख को बर्फीली जमीन पर छोड़ दिया गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सिर्फ हवा को चीरने की आवाज बची थी। खून का स्तर वापस आते ही नहीं, वह इसलिए था ताकि दोबारा त्रासदी न दोहराई जाए, इसलिए तराशी गई धार। उस लड़ाई के बाद जुएवे की प्रगति इतनी तेजी से हुई कि किसी को यकीन नहीं हुआ। सुइरेन एक तरफ खड़े होकर देख रहा था। ये बच्चा एक कच्चे पत्थर की तरह है। जितना ज्यादा इसे घिसा जाएगा, उतनी ही चमक इसमें से निकलेगी। लेकिन सुइरेन जितना भी ताकतवर हो, जो खुद को किसी और से बेहतर तलवारबाज मानता था, वह अपने मन में अच्छे से जानता था कि उसके अंदर हमेशा से किसी चीज की कमी रही है, और वह है असली डूची। एक ऐसा नाइट जो डूची का इस्तेमाल तक नहीं कर सकता, वह दूसरों को ये शक्ति कैसे सिखा सकता है। हालांकि दूर खड़े सुएवे को देखते हुए वह अपने मन में जानता था कि उसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा किसी और से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसे सुएवे को एक असली राजा के रूप में तैयार करना था। अंतिम परिणाम क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। गांव के मुखिया ने गांव में सुइरेन को ढूंढ लिया। वह इलाके की आजीविका को लेकर चिंतित था। सुइरेन ने सुझाव दिया कि जमीन को खाली छोड़ने के बजाय नए बनाए गए खाद का इस्तेमाल करके इस साल को निकालने की कोशिश की जाए। तभी सुएवे अचानक वहां आया और उन्हें एक मोटा नक्शा पकड़ा दिया। सुइरेन और मुखिया दोनों दंग रह गए। ये एक दुनिया का नक्शा था। हालांकि सुएवे की बातें पेशेवर नहीं थीं, लेकिन सुइरेन अच्छे से जानता था कि ये उसने अपने हाथों से एक एक लकीर खींचकर बनाया है। सुएवे ने नक्शे पर निशानों को दिखाते हुए शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। ये हमारी जगह है और इसके बगल में बीस्टमैन का कॉलोनी एरिया है। उसकी योजना बहुत साहसी थी। फसल काटने के मौसम से पहले जी तोड़ मेहनत करके अनाज जमा करना और जैसे ही सर्दी आए दुश्मन के कैंप पर हमला कर देना। मुखिया को तब समझ आया। तभी सुइरेन पहले जमीन को खाली छोड़ने से मना कर रहा था। वह इस पल के लिए तैयारी कर रहा था। सुएवे ने आगे कहा, अभी मध्य क्षेत्र सेंट्रल में गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ सिर्फ 3rd क्लास की फौज है। अगर सप्लाई और सैनिक मिल जाए तो इस लड़ाई में हमारी जीत पक्की है। सुइरेन ने सर हिलाया। सुएवे का विश्लेषण सही था। ये योजना खतरनाक जरूर है, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता बचा है। भले ही इलाके का विकास सबकी उम्मीदों से ज्यादा तेजी से हो रहा हो, लेकिन असली पलटवार करने के लिए हमें अभी 1 साल और इंतजार करना होगा। सुइरेन सुएवे को लेकर बर्फ में चल रहा था। ये 1 साल का वक्त उनके लिए एक मौका भी है और हर किसी के सर पर लटका हुआ अंतिम समय भी। सुइरेन को लगा कि जुएवे डर रहा है। आखिर इतना लंबा रास्ता तय करना है और खतरनाक भेड़ियों ग्रे का सामना करना है। लेकिन जुएवे ने सर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा, मास्टर, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहा है। भले ही आप अब डूची का इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही मुझे सिखा सकते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ तक कि डूची न होने की वजह से आप कभी असली नाइट नहीं बन सकते। ये दर्द जिसे सिर्फ मेहनत से नहीं बदला जा सकता, वह सच में क्रूर है। लेकिन सुएवे को इसकी परवाह नहीं थी,
क्योंकि सुईरेन के साथ रहकर उसने डोकी से ज्यादा जरूरी चीज सीखी थी और वह चीज सिर्फ सुईरेन ही उसे सिखा सकता था। वक्त के साथ असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। सुएवे ने देखा कि पत्थर की दीवार पर बहुत कुछ लिखा था। सुईरेन ने धीरे से कहा, हर बार यहाँ आने पर वह कुछ निशानी छोड़ जाता था। वह सभी संघर्ष जिसके बारे में किसी को नहीं पता था उसने अकेले सहे, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वह रुकेगा नहीं तो एक दिन नतीजा जरूर दिखेगा। कौन सोच सकता था कि वह कभी राजा का शिक्षक था। पत्थर पर खुरी ये कस्में उसके पूरे अतीत की गवाह हैं और यही आगे का रास्ता दिखाएंगी। सुईरेन ने शांत लहजे में समझाया कि ये उसका सम्मान है। जुएवे थोड़ा हैरान हुआ। जाहिर है वह मास्टर की बात नहीं समझा। सुईरेन ने आगे एक ऐसी बात कही जो समझ से बाहर थी। ये वह है जो तुम मरने से पहले सबसे ज्यादा सुनना चाहोगे। बर्फीली जगह पर सुईरेन ने अचानक सड़क पर जा रही एक गाड़ी को रोका। वह रास्ता पूछना चाहता था। महिला ने कहा कि वे ग्रे वुल्फ विलेज जा रहे हैं, जो सुईरेन की मंजिल थी। सुईरेन ने प्रस्ताव रखा कि ये बर्फीली सड़क चलने लायक नहीं है, क्या वे लिफ्ट दे सकते हैं? बदले में वह रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। महिला ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन क्या ये सफर सुरक्षित पूरा होगा? सुएवे ने पूछा। मास्टर, आप मुझे जिस इंसान से मिलवाने ले जा रहे हैं वह कैसा शख्स है? सुईरेन थोड़ी देर रुका। उसका लहजा गहरा हो गया। उसने कहा, उस इंसान के पास कोई नाइट का खिताब नहीं है, लेकिन वह बहुत सख्त है और वह गंदे काम करता है जो कोई और नहीं करना चाहता। लेकिन जब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची तो वह एक अकेला भेड़िया बन गया जिसने सब कुछ देख लिया और जिसे समझना नामुमकिन हो गया। स्वीडन ने अंत में बहुत बड़ी तारीफ की। जितने भी लोगों ने डूची जगाई है, कोई भी इस ग्रे वुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इंसान जिसे सुईरन इतना मानता है वह कहाँ है? सुईरन ने सुएवे से कहा, अगर तुम उस इंसान से डूची सीख गए तो तुम पूरी तरह बदल जाओगे। दोनों भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरे, जहाँ हर जगह मोल भाव की आवाजें थीं। वे सुरक्षित दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा धीरे से खुला और सुईरन ने आखिरकार अपने पुराने दोस्त को देख लिया। उसने शांति से कहा, बहुत समय बाद मिले। दूसरे ने हंसते हुए मजाक किया, अगर तुमने पहले अपना नाम बताया होता तो मैं तुम्हें तुरंत अंदर आने देता। सुईरन शांत था। उसने कहा, तुम्हारे इलाके में तुम्हारे नियम ही चलेंगे। दूसरे ने हाथ बढ़ाया और कहा कि सुईरन बिल्कुल नहीं बदला। दोनों की ये मजबूत मुलाकात पुराने रिश्ते को वापस जोड़ गई। बातचीत के बाद सुईरन ने एक तरफ होकर अपने पीछे खड़े सुएवे को ग्रे वुल्फ से मिलवाया। उसने कहा कि ये उसका चुना हुआ उत्तराधिकारी है। इस बार वह इसे यहाँ लाया है ताकि ग्रे वुल्फ खुद इसे डूकी का इस्तेमाल करना सिखाए। ग्रे वुल्फ ने गंभीर होकर हाँ कर दी। उसने कहा कि वह अपनी बात का पक्का है, पुराना दोस्त है तो मदद जरूर करेगा। लेकिन शुरू करने से पहले ग्रे वुल्फ ने अपने शिष्य को मिलवाया, जिसका नाम माई सुई था। ये ग्रे वुल्फ का पहला शिष्य था। माई सुई थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन उसने सम्मान के साथ झुककर कहा कि बड़े तलवारबाज से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। सुईरन ने सामने खड़े लड़के को देखा और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह शांत दिखने वाला गांव नई शक्ति को जन्म दे रहा है और ग्रे वुल्फ का रास्ता अभी शुरू हुआ है। ग्रे वुल्फ ने सुएवे को देखते हुए सुईरन से पूछा, क्या तुम सच में इस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो? सुईरन का जवाब साफ था, सिर्फ बनाना नहीं, इसे बनना ही होगा। सुएवे को असली हुनर सिखाने के लिए सुईरन यहाँ तक कि अपना गुरूर छोड़ सकता है। भले ही इज्जत चली जाए, भले ही किसी के आगे झुकना पड़े, उसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसके लिए अपनी इज्जत कोई मायने नहीं रखती। बस अपने शिष्य को एक अच्छा टीचर मिल जाए, वह हजारों बार लोगों से मिन्नत कर सकता है, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसा आदेश गूंज रहा था जिसे मना नहीं किया जा सकता, और वह था एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढना। उस समय के नाइट किंग को सबसे ज्यादा चिंता यही थी कि उसके मरने के बाद लोग उत्तराधिकारी के सवाल पर लड़कर अलग न हो जाएं। इसलिए सुईरन को वह आदेश याद था, भविष्य का फैसला सिर्फ एक इंसान के हाथ में होना चाहिए। अगर वह अब पीछे हट गया तो आगे की स्थिति सिर्फ तबाही होगी। उसी पल सुईरन ने बिना किसी चेतावनी के अपनी ठंडी तलवार निकाल ली। तलवार सीधे ग्रे वुल्फ की तरफ थी। कमरे का वातावरण एकदम ठंडा हो गया। माई सुई और सुएवे दोनों इस अचानक हुई घटना से दंग रह गए थी। ग्रे वुल्फ ने धीरे से कहा, अभी उस पल मैं इतनी जरूरी बात भूल गया था। उसने वादा किया कि वह अपनी बात याद रखेगा और सिखाते वक्त बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करेगा। सुईरन ने और कुछ नहीं कहा और सुएवे को लेकर वहां से चला गया, सिर्फ एक सख्त तस्वीर छोड़ गया। माई सुई ने उन्हें जाते हुए देखा और अपने मास्टर से धीरे से कहा, ये तलवारबाज मुझे पसंद नहीं करते। ग्रे वुल्फ ने गुस्से में कहा, उसका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही है, वह किसी की परवाह नहीं करता। फिर ग्रे वुल्फ ने बात बदलते हुए पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा? चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, कल से तुम दोनों को साथ में ट्रेनिंग करनी होगी। ये सिर्फ सीखना नहीं बल्कि एक मुकाबले की शुरुआत है। ग्रे वुल्फ को माई सुई से बहुत उम्मीदें थीं। उसने अपने शिष्य को समझाया कि उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं है, बस उस आदमी की नजरों में आना ही सफलता है। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि माई सुई की महत्वाकांक्षा कब की कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। माई सुई ने सीधे ग्रे वुल्फ से पूछा, मास्टर, 8 साल बीत गए हैं। जो कैंडिडेट्स आपने ढूंढे, क्या वे सब फेल नहीं हो गए? उसे लगा कि जमाना बदल गया है। अब उन बेकार की चुनौतियों में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। माई सुई और जज्बाती हो गया। उसने कहा कि मौका सामने है, दूसरों की मंजूरी लेने के बजाय क्यों न हम खुद सब कुछ संभाल लें। उसे लगा कि वे लोग इस लायक नहीं हैं। बात पूरी होने से पहले ग्रे वुल्फ ने अचानक हमला किया और माई सुई को जमीन पर पटक दिया।
उसने अपने इस गुस्ताखा शिष्य को घूरा। उसका लहजा बहुत ठंडा था। उसने कहा, अगर राजा जिंदा होते तो तुम्हारे पास उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। अगर तुमने बाहर ऐसी बदतमीजी की तो तुम्हारा सर कब का धड़ से अलग हो गया होता। माई सुई को जमीन पर पड़े देखकर ग्रे वुल्फ ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं, यहाँ बैठकर सोचो। ग्रे वुल्फ वहां से चला गया, सिर्फ माई सुई को अकेला छोड़ गया। माई सुई ने ऊपर से तो हाँ कह दिया, लेकिन मन में उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा कि उसका मास्टर पुराने ख्यालों का है, जो 8 साल पुरानी बातों में उलझा हुआ है। उसकी नजर में दुनिया का लॉजिक सिंपल है, जो सबसे ताकतवर है वही उस कुर्सी पर बैठने के लायक है। वह जानता था कि वह अभी उतना ताकतवर नहीं है, उसे और मेहनत करनी होगी। ग्रे वुल्फ के पास रहने के लिए उसने खुद से कहा, अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी है, मुझे नाटक करना सीखना होगा। जब तक मैं वह कुर्सी हासिल नहीं कर लेता, ये सब बर्दाश्त करना फायदेमंद है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस शांत दिखने वाले लड़के के मन में इतनी खतरनाक योजना है। सुई रेन ने शुएवे को बुलाया और धीरे से कहा, सही सलामत वापस आना। शुएवे हैरान हुआ और अचानक दौड़कर अपने मास्टर को गले लगा लिया। ये देखकर सब दंग रह गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन में कसम खाई, मैं कभी मास्टर का नाम खराब नहीं होने दूंगा। जाने कब दोबारा मिलना होगा। गांव वालों ने कबूतरों के बारे में बताया कि वे हर सुबह शाम वापस आते हैं और गांव की खबरें पहुंचाते हैं। सुई रेन ने उस चिट्ठी को देखा और झिझकते हुए पूछा, क्या तुम इसे ऐसे ही भेज दोगे? गांव वाला शांत था। उसने पूछा, इसमें क्या दिक्कत है? आखिर बसंत आने ही वाला है। सुई रेन का चेहरा बहुत गंभीर था। बीस्टमैन की फौज उत्तर की तरफ बढ़ रही है। स्थिति पिछले साल से ज्यादा खतरनाक है। उसने गांव वाले को घूरकर कहा कि खुफिया कोड तुरंत बदलो, भले ही कुछ शब्द बदलने पड़े, पर बदलो। गांव वाले ने ऊपर से हाँ कहा, लेकिन मन में वह गुस्सा था। उसे लगा कि कुछ दिन पहले आया हुआ बाहरी इंसान क्या समझेगा। पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या अब उसकी बात मानना जरूरी है? हाथ में कबूतर को देखकर वह उलझन में था। अंत में उसने कबूतर छोड़ दिया, लेकिन उसे डर था कि अगर कबूतर रास्ते में बीस्टमैन ने पकड़ लिया तो खबर दुश्मन के हाथ लग जाएगी। अब स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल गई थी। दूसरी तरफ सुई रेन अपने नए टीममेट से मिल चुका था। लान हुआ ने उत्साह से जिंग नियाओ और शाओशोंग से मिलवाया। वे लोग सोच रहे थे कि आदमी कम है। सुई रेन के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन लान हुआ के मन में एक सवाल था, ये सबसे खतरनाक जगह है, सुई रेन यहाँ मरने क्यों आया है? सुई रेन ने साफ साफ कहा, वह यहाँ सिर्फ नाम कमाने आया है ताकि गांव में अपनी जगह बना सके। लान हुआ ने सुनकर थोड़ा हंसा, तभी तुमने ये मरने वाली जगह चुनी, लेकिन अब आ गए हो तो हम टीममेट्स हैं। तभी जिंगन्याओ रुक गया। उसके कान बहुत तेज थे। उसने कुछ अजीब सुना था। उसने डरते हुए भेड़िए की आवाज निकाली। लान हुआ का दिल बैठ गया। क्या वे जानवर पीछे आ गए हैं? जब सब वहां पहुंचे तो नजारा देखकर सब चुप हो गए। हर जगह लाशों के टुकड़े पड़े थे, कोई जिंदा नहीं बचा था। लान हुआ ने नीचे झुककर देखा। इतनी बर्बादी उसने पहली बार देखी थी। लग रहा था ये भेड़ियों का ही काम है। तभी जिंगन्याओ ने मलबे के नीचे कुछ सुना। उसने पागल की तरह लकड़ी हटाई और एक जिंदा बच्चे को बाहर निकाला। लान हुआ ने तुरंत पूछा, इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने मदद के लिए सिग्नल क्यों नहीं भेजा? जिंदा बच्चे ने कमजोरी से सर उठाकर कहा, कबूतर तो कब का भेज दिया था। लान हुआ का दिल बैठ गया। अगर कबूतर भेज दिया था और मदद नहीं आई, इसका मतलब खबर रास्ते में ही रोक ली गई। अभी सब कुछ समझ पाते, तभी चारों तरफ से भेड़ियों की चीखने की आवाज आई। भेड़िए हवा से भी तेज आए और पलक झपकते ही सबको घेर लिया। लान हुआ ने अपनी तलवार पकड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। सुई रेन ने लीडर भेड़िए को घूरा। उसने देखा कि ये जानवर बहुत अजीब हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी थी। ये आम जानवर नहीं थे। वे लग रहे थे जैसे किसी के द्वारा कंट्रोल किए गए हत्यारे मशीन।